नमस्कार बच्चों, मैं सब रोहित कुमार। वेलकम टू डियर टॉपर वी मेक टॉपर्स। सो आज हम करेंगे क्लास 10 साइंस के एसिड बेस एंड सॉल्ट की कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, है ना। आप सब ने है ना अपनी एनसीईआरटी कर ली, एग्जाम्पल कर ली, उसके बाद भी ना टीचर को ऐसे क्वेश्चन मिल गए जो आपको नहीं आते थे। अब आप सोच में बढ़ गए कि वो क्वेश्चन आएगा से, वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें से आए हैं। उसको पता है आपने नहीं पढ़ी ये बात, है ना, नहीं पढ़ी ना, बट कोई नहीं, आप बिल्कुल सही जगह आए हो। मैं आपको A to Z सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आज, ठीक है। और देखो, अभी बताया था मैं आपको, जिन बच्चों ने आगे हाफ ईयरली सब नहीं देना है, तो हाफ ईयरली का पेपर ना इन क्वेश्चनों से, और अभी ना सीबीएसई के सैम्पल पेपर होते हैं हमारे ऑफिशियल, वो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल चुका हूँ। उसमें से मैक्सिमम पेपर आपके हाफ ईयरली और प्री बोर्ड में आता है। अभी बता रहा हूँ मैं आपको ये बात, अभी एक दो हफ्ते में ना सीबीएसई रिलीज़ करेगी 2026 और 27 का सैम्पल पेपर साइंस का, और सबसे पहले आपको मैं ही सोल्यूशन दूंगा, और उसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हाफ ईयरली मिलेंगे, ठीक है। अब भाई A to Z आपको सारा कंटेंट में दे रहा हूँ, बट एक छोटी सी कंडीशन है कि है ना, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है ना तो यार शेयर करना और मुझे कमेंट्स में बताना। इससे ना मुझे मोटिवेशन मिलती है कि हाँ यार, कुछ चाहे एक बच्चा पढ़ रहा हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मिलियन में व्यूज़ नहीं आ रहे, कि एक बच्चा ही पढ़ेगा ना, अगर एक बच्चे की ज़िंदगी में चेंज आया, दैट इज़ इनफ फॉर मी, ठीक है। तो भाई इसके क्वेश्चन करेंगे हम। ये बिल्कुल वो क्वेश्चन है जो बच्चों को ना डर लगता है, जो लगता है कि यार क्वेश्चन आएगा से, टीचर ने सोच कैसे लिया। कई बच्चे कहते हैं चैट जीपीटी से बनाया, चैट जीपीटी से कुछ नहीं होता, टीचर यही से क्वेश्चन लेके आती है। और इस बार आपको पता है या नहीं पता, मुझे नहीं पता, बट इस बार है ना 50% जो पेपर आने वाला है हमारा, वो कॉम्पिटेंसी बेस आएगा। सीबीएसई ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। पता है बात, नहीं पता ना, तो कोई बात नहीं यार, अभी तक हमने पढ़ना शुरू नहीं करा या कर दिया, बट नहीं करा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज से डे 1 आज हम रखते हैं और आज से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो इसके अलावा और भी चैप्टर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जो मैंने अभी नाम लिए ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और सीबीएसई के सैम्पल पेपर जिसमें से पेपर बनता है, वो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेंशन ना लिया करो, जब तक मैं हूँ ना आपको मैं स्कोर करवा के रहूँगा, इस बात को याद रखना, दैट इज़ अ प्रॉमिस, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं एसिड बेस के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं कि एडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टू अ कलरलेस सॉल्यूशन, मैं इनमें से क्या मिलाऊं किसी भी कलरलेस सॉल्यूशन में, वुड गिव एन इंडिकेशन, जिससे इंडिकेशन मिल जाए कि जो सॉल्यूशन है वो HCl होगा। वो कह रहे हैं मैं इन चारों में से क्या मिलाऊं एक कलरलेस सॉल्यूशन में, कोई एक सॉल्यूशन है कलरलेस, ठीक है। कह रहे हैं एडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टू अ कलरलेस सॉल्यूशन, एक कलरलेस सॉल्यूशन है, एक क्या है, कलरलेस सॉल्यूशन है अपने पास। कह रहे हैं मैं इनमें से क्या मिला दूं कि जिससे मैं प्रूफ कर पाऊं ये जो कलरलेस सॉल्यूशन है ये अपने आप में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। कि भाई मुझे बताओ इंडिकेशन क्या देगा, तो इंडिकेटर बेसिकली पता होने चाहिए हमें। तो इंडिकेशन क्या होता है, देखो इंडिकेटर वो होते हैं जो बताते हैं, जो इंडिकेट करते हैं वो चीज़ एसिड है या फिर वो चीज़ बेस है, ठीक है। कैसे बताते हैं, अब बोलेंगे तो है नहीं कि हाँ जी हेलो हेलो आई एम एसिड, हेलो आई एम बेस, ऐसे नहीं बोलते। वो अपना ना या तो कलर बदलेंगे या वो अपने लिए स्मेल बदलेंगे, या कलर बदलेंगे या फिर स्मेल बदलेंगे, ठीक है। कह रहा है मैं इनमें से किसको मिलाऊं, तो अगर मैं Cu में मान लो, अगर इसको HCl ले लूँ, इस सॉल्यूशन को मैं HCl मान लूँ, तो अगर मैं ए ऑप्शन कह रहे कॉपर को, अगर मैं Cu में HCl को मिलाऊं तो बताना क्या होगा, बताओ बताओ कमेंट से बताओ, जल्दी से, बी फास्ट, बताओ क्या होगा। हाँ जी, इट इज़ नो रिएक्शन। और बोलोगे ओ माय गॉड ऐसे कैसे, देखो रिएक्टिविटी सीरीज याद है, रिएक्टिविटी सीरीज कहती है केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके से पकाता है। कैसे पकाता है, कुकर में मतलब मरकरी, अच्छे अच्छे मतलब AgAu, फटाफट, फटाफट मतलब PT, ठीक है। अब आप देख लो बस भाई, ये हाइड्रोजन इसको नहीं कर पाएगा ना, और ये उठ के यहाँ पे नहीं आ पाएगा, वाई, बिकॉज हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो भाई ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। बात समझ आई, ए ऑप्शन नहीं होगा। कह रहे सिल्वर मेटल, ये भी नहीं होगा, क्योंकि देखो वही सेम रीजन, क्योंकि देखो हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड सिल्वर, तो ना ए होगा ना बी होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस रिएक्टिविटी सीरीज। थर्ड देखना, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का सिंबल होता है Ca की वैलेंसी 2, कार्बोनेट की वैलेंसी 2, कट गया
तो अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम HCl में मिलाएंगे, हाँ जी हमने पढ़ी थी ये बात, याद है? इसका नेचर क्या है? एसिड। और मेटल वाली चीज़ है, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सबका नेचर बेस होता है। मैंने आपको लाइन याद कराई दी, याद है? मेटल को बेस पसंद है, तो सच में पसंद है। मेटल वाली सारी चीज़ें बेसिक होती है, तो मीन्स ये बेस है, ये एसिड है, क्या देगा? ये देगा सॉल्ट और वाटर। हाँ जी, क्या देगा? सॉल्ट। सॉल्ट मतलब Ca की वैलेंसी 2, Cl की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई CaCl2 प्लस पानी। और जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, हाँ जी, जो नहीं पढ़ते वो भी सुन लो, जब भी लेफ्ट पे CO3 होता है तो राइट पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। अब इससे देखो, अगर मैं इसमें मान लो, अगर मैं इसमें CaCO3 डालता हूँ और यहाँ पे मान लो अगर मैं HCl लूँ, हाँ जी, क्या अगर ये HCl हुआ तो इसमें ना क्या होगा पता है? हाँ जी, इसमें ना एक गैस निकलेगी और इस गैस को ना मैं लाइम वाटर में लेके जाऊँगा। और लाइम वाटर क्या होता है? ये होता है CaOH होल ट्वाइस। और ये लाइम वाटर ना, यहाँ पे लाइम वाटर है ये, और ये ना मिल्की मिल्की हो जाएगा, नीचे से ना मिल्कीनेस आ जाएगी और ये इंडिकेट कर देगी कि गैस कौन सी निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बस, तो मेन आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी हुआ ना। कह रहे एडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू अ कलरलेस सॉल्यूशन, इसमें मैं क्या मिला दूं जिससे मुझे पता लग जाए कि वो HCl है। तो जैसे ही आपने मेटल कार्बोनेट को इसमें मिलाया तो भाई मेटल कार्बोनेट मिलने के बाद कौन सी गैस निकाला? कार्बन डाइऑक्साइड। तो मुझे पता लग गया कि भाई वो एसिड होगा, क्योंकि मेटल कार्बोनेट हमेशा एसिड से मिलेगा। यू नो द रीज़न, बिकॉज ये क्या है? एसिड। मेटल वाली सारी चीज़ें, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सबका नेचर क्या होता है? बेस। और एसिड और बेस क्या देता है? सॉल्ट। ये तो पढ़ी होगी आपने रिएक्शन, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना? सॉल्ट और वाटर। और CO2 क्यों मिला? यू नो द रीज़न, क्योंकि लेफ्ट पे CO3 था तो कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए मिला। तो भाई सी ऑप्शन आ गया। एक बार फिर भी डी ऑप्शन देख लेते हैं, चलो। कई बच्चे बोलेंगे सर डी भी तो हो सकता है। कह रहे सोडियम क्लोराइड। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मान लो ये HCl है, इसको इरेज कर दूं, ये रिएक्टिविटी सीरीज ज़रूर पढ़ना, इसके बिना ये चैप्टर समझ नहीं आएगा भाई। हाँ जी, कह रहे अगर मैं NaCl मिलाऊँ किस में? HCl में, तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या रिएक्ट करेगा ये? इसका नेचर है एसिड और NaCl अपने आप में होता है सॉल्ट। तो भाई एसिड कभी भी सॉल्ट से रिएक्ट करेगा ही नहीं, तो आंसर फिर से नो रिएक्शन होगा। तो मीन्स ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सो देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट इज द आंसर, है ना? बढ़िया। तो थर्ड है, इसको नोट करो, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं विच ऑफ दीज ग्राफ शो हाउ द pH ऑफ मिल्क चेंजेस एज इट फॉर्म अ कर्ड। इनमें से कौन सा ग्राफ है जो मुझे बताता है कि जब मिल्क दही में बन जाता है? आप में से कितने बच्चों ने दही जमाई है? हाँ जी, बताओ मुझे, कमेंट से बताओ, जमाई है किसी ने? बहुत सिंपल होती है, कुछ नहीं करना होता, दूध के अंदर ना रात को थोड़ा सा दही डाल के रख दो, सुबह उठोगे ना तो सारा दही बन जाता है वो। तो अच्छा, वैसे आप देखा जाए, अगर आप गर्मियों में बात करो, अगर आप मिल्क को बाहर रख दोगे तो कुछ टाइम बाद, 2-3 घंटे बाद दूध खराब हो जाता है ना, क्योंकि पता है मिल्क का ना नेचर होता है अपने pH को धीरे 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 कम करते रहने का। ये मिल्क का नेचर है, क्योंकि उसमें ना लैक्टिक एसिड जमा होना शुरू हो जाता है। और यही क्वेश्चन हमारी NCERT में भी, अगर आपने NCERT के बैक के क्वेश्चन करें कि जब भी एक दूध वाला दूध बेचने के लिए निकलता है तो उसमें वो बेकिंग सोडा मिलाता है, क्योंकि मिल्क का नेचर होता है अपने pH को कम करते रहना, ठीक है? तो भाई मैं ये कह रहा हूँ, जब मिल्क से वो कर्ड में बना, तो मिल्क से वो बन रहा है कर्ड में, तो वो कह रहा है मुझे बताओ इनमें से कौन सा ग्राफ होगा, यही कह रहा है बस। फिलहाल क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भाई कर्ड का pH ऑब्वियसली आप लगा लो लेस देन 4 के आसपास होगा, क्योंकि खट्टा होता है ये। और मिल्क का pH आप लगा लो 4 to 7 के आसपास लगा लो, इतना ही होगा, या 5 to 7 ले लो, 5 to 7 के आसपास होगा। तो मतलब जब वो मिल्क से दही में गया तो उसका pH कम होता गया ना, तो उसका pH ज़्यादा था, उसका pH ज़्यादा था, उसका pH ज़्यादा था, और वो धीरे 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 कम हुआ, बट ज़्यादा थोड़ी ना हुआ, फिर से थोड़ी ना ज़्यादा हो गया, ये भी गलत हो गई। उसका pH धीरे 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 कम हुआ, उसके पास ज़्यादा थोड़ी ना हुआ। सो देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। उसका pH धीरे 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 कम होता चला गया। और देखो, अगर आपको याद हो, pH स्केल याद है, ये होता है 7, ये होता है 0, ये होता है 14। अगर मान लो दही ये 4 पे आता है, कर्ड अगर यहाँ पे आता है, और ये 8 पे अगर मिल्क आता है,
तो अगर आप दूध को अगर आप मान लो दही जमाओगे तो इसका पीएच धीरे धीरे कम होगा। भाई पीएच ज़्यादा कभी नहीं होगा, है ना। पीएच ज़्यादा होने का मतलब समझ रहे हो, बेस बन जाना। बट दही बेस थोड़ी ना, दही में तो एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। सो देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। उसका पीएच हमेशा धीरे धीरे कम ही होगा, ज़्यादा कभी नहीं होगा, धीरे धीरे कम होगा उसका पीएच। ठीक है, ज़्यादा वाला जैसे ही ग्राफ ज़्यादा जा रहा है ये गलत है बात, क्योंकि ग्राफ ऊपर जा रहा है, ये ग्राफ ऊपर जा रहा है बात गलत, ये ग्राफ ऊपर जा रहा है बात गलत, समझे। पीएच कभी बढ़ेगा नहीं, पीएच हमेशा कम होता है, क्योंकि दही होता है ना, दही का लेस देन 7 आता है जो कि एसिडिक होता है। क्लियर है। सो देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 2 का होगा ए ऑप्शन। नोट करो, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कह रहे हैं कि द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द पीएच वैल्यू ऑफ सम सब्सटेंस। एक आपको टेबल दे रखी है, HCl का पीएच 1, मिल्क का देखो 6 होता है, प्योर वाटर का 7, बेकिंग सोडा का 9 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14। आपसे पूछा जा रहा है मुझे बताओ व्हाट वुड हैपन टू द पीएच ऑफ एन एसिड। पीएच ऑफ एसिड पे क्या फ़र्क पड़ेगा और बेस पे जब हम इसको डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूटेड प्योर डिस्टिल्ड वाटर इज एडेड टू इट। भाई आपने एक जगह एसिड लिया और आपने एक जगह बेस लिया, आपने इन दोनों को ना पानी, दोनों में पानी मिला दिया। दोनों में क्या मिला दिया? वो कह रहा है पानी मिलाना है, वाटर मिलाना है। तो कह रहे हैं मुझे बताओ इसके पीएच पे क्या फ़र्क पड़ेगा, व्हाट वुड हैपन टू द पीएच। आपको ये एक तरह से ना रेफरेंस के लिए दिया हुआ है टेबल, इसका फिलहाल अभी यूज़ नहीं है, बस ये बता रहे हैं कि एसिड का जो पीएच होता है वो लेस देन, प्योर वाटर 7 पे होता है, एसिड का पीएच लेस देन 7, है ना, एसिड और बेस का पीएच मोर देन 7, वो ये बताना चाहता है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको वो ये याद है अपना पीएच स्केल याद है, पीएच स्केल याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीएच स्केल पे बड़े बड़े क्वेश्चन ईजिली हो जाते हैं। ये 7 होता है, ये 0 होता है, ये 14 होता है, और ये ऐसे लाइन बनानी है आपने, यहाँ लिखना है H+ और यहाँ लिखना है OH-। क्लियर है। अब आगे कह रहा है मुझे बताओ कि एसिड को पानी मिलाया। अब एसिड का जो पीएच रहा होगा, मुझे एक बात बताओ, ये होता है न्यूट्रल, है ना, ये होता है न्यूट्रल। यहाँ जाओगे तो सारे एसिड आते हैं और यहाँ जाओगे तो सारे बेस आते हैं। तो भाई जो एसिड का जो पीएच रहा होगा वो 4 रहा होगा, 4 मान लूँ या इसी का मान लेते ना, HCl। अब HCl मान लो ज़रा इसी में से मान लेते हैं, मान लो 1 HCl ले लिया मैंने। क्या ले लिया? HCl ले लिया। ठीक है, अब आप एसिड को डाइल्यूट कर रहे हो। वैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन समझा दूँ इसी से जो एग्जाम में आता है। जब भी हम डाइल्यूशन करेंगे ना, याद रखना हमेशा हम पानी लेंगे और पानी में एसिड डालेंगे, ये भी याद रखना, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। और कभी भी हम एसिड में पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि एसिड होता है गर्म, तो ग्लास टूट सकता है और स्प्लैश होकर आपके मुंह पे भी आ सकता है। ठीक है, ये चलो वो तो अलग क्वेश्चन है, फिर मैं बता रहा हूँ डाइल्यूट हम करते हैं ऐसे। तो आपने HCl में पानी डाला, मतलब पानी लिया फिर उसमें एसिड डाला, तो आप मुझे एक बात बताओ, डाइल्यूट होने से इसका पीएच किस तरफ खिसकेगा? क्योंकि भाई हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसको और इसको मिला रहे हैं, क्योंकि वाटर है ना हमारा, डिस्टिल्ड वाटर को मिला रहे हैं हम। भाई डिस्टिल्ड वाटर को हम प्योर वाटर को इससे मिला रहे हैं, तो इसका पीएच खिसक के राइट चला जाएगा। एग्री करते हो? भाई आप 1 और 7 को मिला रहे हो तो इसका पीएच राइट साइड पे जाएगा ना, क्योंकि इसका पीएच धीरे धीरे ज़्यादा हो जाएगा। भाई इससे होगा क्या, इससे जो HCl होगा वो डाइल्यूट बन जाएगा, पहले कॉन्सनट्रेटेड था, और डाइल्यूट HCl से क्या होता है भाई, वो इतना करोसिव नहीं होता जितना कि कॉन्सनट्रेटेड होता है। तो मीन्स अगर मैं HCl को डाइल्यूट करूँगा तो इसका पीएच राइट साइड खिसकेगा। तो एसिड प्लस वाटर में क्या होगा, पीएच ऑफ एसिड विल इंक्रीज। समझे। अब यहीं पे बेस पे आओ, कोई भी बेस ले लो इनमें से, NaOH ले लो सबसे कोने वाला, ये NaOH है, NaOH का बेस है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं बेस को पानी में मिला रहा हूँ। भाई अगर मैं इसको पानी में मिला रहा हूँ तो इसका पीएच यहाँ खिसक रहा है, अगर मैं इसको पानी मिलाऊंगा तो इसका पीएच यहाँ खिसकेगा ना। क्योंकि अगर आप देखो, अगर हम छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं, मान लो एक बीकर है, उसमें मान लो ये 1 लीटर पानी है, उसमें ना 100 H+ आयन है जो कि एसिड में होते हैं। ठीक है, आपने क्या करा, आपने ना इसको 5 लीटर बना दिया, 5 लीटर, बट आयन तो H+ 100 ही रहेंगे, बट क्वांटिटी बढ़ेगी ना, तो इसका पीएच राइट साइड खिसक जाएगा क्योंकि वो डाइल्यूट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपने क्या लिया, आपने NaOH लिया, मतलब मान लो उसमें होता है 100 OH-, मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ,
SO अब आपने क्या किया, फिर से 1 लीटर से 5 लीटर बना दिया इसको, तो इसका पीएच कहाँ किसकेगा, यहाँ पे। तो अगर एसिड को डाइल्यूट करोगे तो इसका पीएच ज़्यादा होगा, और जब आप बेस को डाइल्यूट करोगे तो इसका पीएच यहाँ किसकेगा, क्योंकि आप इसको मिलाओगे तो यहाँ जाएगा, इसको मिलाओगे तो यहाँ जाएगा। तो मतलब पीएच ऑफ बेस विल डिक्रीज, क्योंकि डाइल्यूट हो जाएगा ना वो। इसमें से H+ धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे, इसमें से OH- धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे। H+ कम होंगे तो बेस की तरफ निकलेगा ऑब्वियसली, जिसमें H+ कम होता है बेस होता है, और OH- कम होंगे तो एसिड होगा। याद करो, जिसमें H+ लेस होंगे वो बेसिक की तरफ जाएगा ना। अब ऐसे समझ लो, ऐसे भी समझ आ जाएगा, तो मतलब राइट किसकेगा। और जिसमें OH- कम होंगे वो एसिड की तरफ जाएगा। लो हो गया, तो ये आंसर है इसका, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, इसको नोट करो, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कह रहे हैं द पीएच ऑफ 3 सॉल्यूशन इज गिवन इन द टेबल, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको 3 सॉल्यूशन दिए है PQR। P का pH 1 है, तो 1 का मतलब क्या हुआ, ये एसिड हुआ। Q का pH 7 है, 7 मतलब ये क्या हुआ, ये न्यूट्रल हुआ। न्यूट्रल मतलब ये सॉल्ट भी हो सकता है, ठीक है। न्यूट्रल मतलब ऑब्वियसली सॉल्ट भी हो सकता है ये। और R14 का मतलब क्या हुआ, ये बेस हुआ, और वो भी स्ट्रॉन्ग बेस है ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि 14 है, 1 है। 1 अभी हमने पढ़ा था यार लास्ट क्वेश्चन में, क्या था, HCl का था 1। क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन पढ़े एक बारी। पहला पार्ट कह रहा है मुझे बता दो, पहला, विच ऑफ दीज सॉल्यूशन कुड पॉसिबली रिएक्ट विद जिंक मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। इनमें से मैं किसको जिंक से मिलाऊं जिससे हाइड्रोजन गैस निकल जाए। तो आप एक काम करो, एसिड का एग्जाम्पल ना मैंने कई बार बताया, पढ़ते ही ना HCl ले लिया करो, और बेस पढ़ते ही ना एग्जाम्पल NaOH ले लिया करो, और सॉल्ट पढ़ते ही ना एग्जाम्पल NaCl ले लिया करो, ठीक है। ऐसा हम क्यों करते हैं भैया, आप ये ना जनरल चीजें हैं, जरूरी नहीं है को रट्टा मारना है। आप HCl की जगह H2SO4 भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू, बट इससे ना इक्वेशन ईजी हो जाती है। देखो, जब हम एसिड को बेस से मिलाते हैं HCl प्लस NaOH, तो ये बनाता है सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट मतलब क्या हुआ, NaCl, सॉल्ट और वाटर, वाटर मतलब क्या हुआ, H2O। अब ध्यान से सुनो, अब मैं यही कह रहा हूं, क्वेश्चन पहला कह रहा है कि मुझे बताओ इनमें से मैं किसको जिंक से मिलाऊं, किसको मैं जिंक से मिलाऊं कि जिससे मुझे हाइड्रोजन गैस मिल जाए। तो अगर आप P को मिलाते हो तो P मैंने क्या माना है, P मैंने माना है HCl। P मैंने क्या माना है, P माना है मैंने HCl। और भाई Zn प्लस NaCl दूसरा, और तीसरा मैंने क्या माना है Zn प्लस NaOH। तो कह रहा है मुझे बताओ किस में से हाइड्रोजन गैस मिलेगी, किस में से हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो आप मुझे एक बात बताओ भाई, हमने पढ़ा था ये, आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ऊपर आता है, H नीचे आता है, तो ये Cl को अपने पास बुला लेगा, आजा बेटा, आ गया ये। तो Zn की वैलेंसी होती है 2, Cl की वैलेंसी होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, इट विल फॉर्म ZnCl2 प्लस अकेला कौन रह गया, H2। लो निकल गई हाइड्रोजन गैस। क्लास में पढ़ी थी कि जब भी हम किसी भी मेटल को एसिड से मिलाएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, और हाइड्रोजन गैस को हम चेक कैसे करते हैं, इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड, है ना, पढ़ी थी हमने बात, याद है। तो भाई पॉप साउंड से होता है, तो भाई मतलब P से तो आएगा। तो मतलब इनका आंसर आ गया, पहले का आंसर आ गया, P तो होगा ही होगा, कंफर्म है बात। एक बार Q को चेक कर लेते हैं। तो भाई Q तो अपने आप में सॉल्ट है, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होने वाली, कुछ नहीं होगा। और वैसे भी सॉल्ट से मेटल क्या मिलेगा, ठीक है, और वैसे भी डिस्प्लेस कर नहीं पाएगा, आपको अपने आप पता है कि Na इज मोर रिएक्टिव देन Zn, तो वो डिस्प्लेस कर भी नहीं पाएगा। अब यहाँ पे देखो, पता है इसमें भी रिएक्शन हो जाएगी। अगर आपको याद हो जिंकेट, जब मैंने क्लास में पढ़ाया था, मैंने इस रिएक्शन पे स्टार लगवाया था, आप लोग भी लगा लेना जो मुझसे नहीं पढ़ते, आपको मैं आदत डलवा दूंगा। स्टार का मतलब 2 चीज़ें होती हैं, एक तो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ना ये रिएक्शन थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ रिएक्शन ना प्रैक्टिकल बेस्ड होती है। अब जैसे मैंने बोला लेड नाइट्रेट को मैंने जलाया, ब्राउन धुआं निकला। अब आप इसको समझोगे कैसे, सोचो, आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो कुछ रिएक्शन होती है 95% हम समझ सकते हैं, बट 5% रिएक्शन कुछ ऐसी है जो हमें याद रखनी पड़ती है, उनमें से एक रिएक्शन है ये। इसमें ना जिंकेट आयन बनेगा। जिंकेट देखो, मेटल प्लस बेस, तो और वो भी Zn लिया है, तो जिंकेट होता है, Na की वैलेंसी होती है 1, जिंकेट आयन लिख लेना, ZnO2 वैलेंसी होती है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, इट विल फॉर्म Na2ZnO2, Na2, और ऑब्वियसली हाइड्रोजन गैस निकलेगी।
इसको बैलेंस कर लेंगे हम। बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 लगाना है बस, तो मतलब इससे भी निकल गई और इससे भी निकल गई, तो आंसर होगा P। भाई P लिखना है, ये मत लिख देना HCl और NaOH, P और R, तो आंसर आ गया, हाइड्रोजन गैस निकलेगी निकलेगी। समझे? जब हमने पढ़े थे ना क्लास में, तो मैंने ये भी लिखवाया था कि जब हम मेटल को एसिड से मिलाएंगे और जब इस मेटल को बेस से मिलाएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और इसको हम चेक कैसे करते हैं, अगर आपको याद हो, हम बर्निंग मैच स्टिक लेके जाते हैं और उसमें से ना एक पॉप साउंड निकलती है, छोटे छोटे धमाके होते हैं, एक्सप्लोजन होता है, उससे पता लगता है कि हाइड्रोजन गैस निकली है। क्लियर है? तो फर्स्ट हो गया। सेकंड पढ़ना, बी पार्ट कह रहा है इनमें से बताओ विच ऑफ दीज सॉल्यूशन कुड बी फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद वाटर। इनमें से जब मैं मेटल ऑक्साइड को पानी से मिलाऊंगा तो इनमें से क्या बन सकता है, जब मैं मेटल ऑक्साइड को पानी से मिलाऊंगा तो इनमें से क्या बन सकता है, ये कह रहा है वो। मेटल ऑक्साइड को किससे मिलाऊंगा? पानी से। अब देखो समझने वाली बात क्या है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ, बी पार्ट। वो कह रहा है भाई इनमें से क्या कह रहे हैं, इनमें से कह रहा है जब मैं मेटल ऑक्साइड को किससे मिलाऊंगा? पानी से, मतलब मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, तो इनमें से क्या बन सकता है। तो मुझे एक बात बताओ, इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है। तो आप एक लिख ही लो इस चीज़ को। मेटल ऑक्साइड मैंने बताया था, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन सब का नेचर होता है बेस। तो जब आप बेस को पानी से मिलाओगे तो बेस ही तो बनेगा, ऑब्वियसली, ये तो अंडरस्टूड वाली बात है। तो मतलब इन तीनों में से जो आंसर होगा वो बेस होगा, तो 14R आंसर होगा। मैं प्रूफ कर दूं इस बात को, अगर यकीन नहीं हो रहा प्रूफ कर देते हैं। लो, अगर आप Na2O को, हाँ जी Na2O होता है सोडियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड है ना, इसको मैं पानी से मिला रहा हूँ, पानी मतलब हुआ H2O, तो ये इट विल फॉर्म NaOH, ऐसे भी NaOH बन जाता है, तो ये बन गया NaOH, है ना। लो, प्रूव होगी ना बात। और मैंने यही तो बोला था कि बेस ही बनेगा। मुझे कैसे पता? क्योंकि भाई ये बेस है, आप बेस को पानी मिला रहे हो, पानी कितना भी थोड़ा भी हो सकता है, तो पानी में मिलाया तो बनेगा तो बेस ही, कोई चेंज थोड़ी ना हो गया भाई, वो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट हो गया, बस थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम हो गया, OH माइनस थोड़ा ज़्यादा कम हो गया, बट बेस को पानी में मिलाओगे तो बेस ही तो रहेगा। यही तो समझने वाली बात है। और नॉन मेटल ऑक्साइड है ना, एसिडिक होता है, ये भी लिख लेना, ठीक है। तो मीन्स जो बी पार्ट का आंसर होगा NaOH बनेगा। NaOH बनने का मतलब क्या हुआ? NaOH का मतलब सीधा आंसर लिखना, तो भाई ये हो गया R बनेगा। मुश्किल है। थर्ड कह रहे हैं विच ऑफ दीज सॉल्यूशन कुड बी द रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन। इनमें से कौन सा है जो रॉ मटेरियल की तरह ऐड करते हैं जब हम क्लोरीन को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो आप बिलीव नहीं करोगे, ये चीज़ हमने NCERT में पढ़ी है। आपको याद आ रही है? ये चीज़ हमने NCERT में पढ़ी है। कहाँ पढ़ी है? क्लोरीन को मैन्युफैक्चर कब करते थे हम? क्लोर एल्कली प्रोसेस याद है थोड़ा सा भी? तो बस वही तो है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, जिन बच्चों को याद नहीं, एक बार जरा देखो भाई, ये चीज़ें यही तो होती है। कॉम्पिटेंसी बेस का मतलब यही तो है, आपके दिमाग को निचोड़ देना, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना, चैप्टर को कितना समझ आया। रट्टू पोपट का काम नहीं चलेगा अब, जो रट्टाफिकेशन में बिलीव करता है। अब अंडरस्टैंडिंग की गेम है पूरी, चैप्टर कितना अच्छे समझ आया, समझे। क्वेश्चन कह रहे हैं भाई इनमें से बताओ, इन तीनों में से कि कौन सा है जो रॉ मटेरियल के काम आएगा इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन। तो मैंने क्लोरीन बनाना है, तो उसके लिए मैं लिखूंगा क्लोर एल्कली प्रोसेस। अगर आपको याद हो, नमक और पानी, नमक और पानी को हम कहते थे ब्राइन सॉल्यूशन। जब इस ब्राइन पे मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास करी थी, इस रिएक्शन का नाम था क्लोर। और बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का ये क्लोर एल्कली प्रोसेस। हर साल एग्जाम में आता है, हर साल बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है ये, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर मतलब क्लोरीन मिलेगा, एल्कली मतलब बेसिस दैट आर डिजॉल्व इन वाटर, और एक पॉप साउंड वाली गैस मिलेगी दैट इज H2। इसको बैलेंस कर लेंगे हम, H2 Na2Cl2, यहाँ पे 2 लग जाएगा, यहाँ पे 2 लग जाएगा। अब आप आंसर बताओ ना, जो क्वेश्चन है ये थोड़ा ना पूछा उसने, रिएक्शन नहीं पूछी, उसने पूछा मुझे बताओ इन तीनों में से मैंने किसको यूज करा क्लोरीन को मैन्युफैक्चर करने के लिए। हमारा क्लोरीन मैन्युफैक्चर बन चुका है। इस क्लोरीन को बनाने के लिए आपने इन तीनों में से किसको यूज करा? इन तीनों में से किसको यूज करा? हाँ जी, तो इन तीनों में से मैंने नमक को यूज करा ना, याद है ना, नमक और पानी, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, याद है। तो बस आ गया आंसर। तो आंसर क्या होगा थर्ड का आंसर क्या होगा? सी का। भाई नमक को यूज करा मैंने, नमक मतलब Q को यूज करा।
आ गया आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन, मतलब मज़ेदार वाला क्वेश्चन, और आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, बड़ी बात नहीं है। समझ आया बात? तो मैं जल्दी रिपीट कर देता हूँ। मैंने जब जिंक को हाइड्रोजन से किस में से क्या रिएक्ट करेगा जिंक के साथ, जिससे हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो जब जिंक को आप एसिड से मिलाओगे तो भी निकलेगी, बेस से मिलाओगे तो भी निकलेगी। क्लियर है? मैंने बनाकर निकाल के दिखा दी। इसका नाम लिख लेना, इसको हम कहते हैं सोडियम। इसका नाम है सोडियम, ZnO2 होता है जिंकेट, तो सोडियम जिंकेट नाम है इसका। ठीक है, दूसरा कह रहा है इनमें से बताओ कौन सा बनेगा बाय रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद वाटर। तो मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? बेस। तो बेस को पानी से मिलाओगे तो बेस ही बनेगा, तो लो आर आंसर आ गया इसका। कह रहे इनमें से बताओ कौन सा रॉ मटेरियल है जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो मैन्युफैक्चर करता है क्लोरीन को, क्लोरीन बनाने का काम आता है। तो नमक काम आता है, मैंने दिखा भी दिया आपको। नमक को पानी में मिला दे, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, क्लोरीन बन जाता है ना? बढ़िया क्वेश्चन, तभी मैं कह रहा था दिमाग खुल जाएगा इसके बाद। ठीक है, इसको नोट करो, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कह रहे हैं एक रिमार्केबल प्रॉपर्टी है एसिड की दैट दे कैन डिजोल्व मेटल व्हेन मेटल आर एडेड टू एन एसिड। कह रहे हैं एसिड इतनी खतरनाक चीज़ होती है कि अगर आप उसमें मेटल डाल दोगे ना तो मेटल को भी डिजोल्व कर देता है। सच बात है, जैसे Zn+HCl, अगर आप जिंक में HCl मिलाओगे तो क्या होगा भाई, जिंक गायब हो जाएगा और ZnCl2 बना देगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। कह रहे हैं इंटीग्रेट एंड डिसअपियर इनटू द एसिड। सच बात है। पहला पार्ट कह रहा है मुझे एक अदर कॉमन एक ऑब्जर्वेशन बता दो, जब मेटल को मैं एसिड में मिलाता हूँ, ऑब्जर्वेशन बताओ और एक्सप्लेन कर दो रीज़न क्या है। हाँ जी, क्या रीज़न है इसके पीछे? तो हम एक काम करते हैं ना, इसको मिला के देख ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। अभी मैंने जो रिएक्शन ली थी, आप एक काम करो, जैसे अगर मैं मेटल को एसिड में मिलाऊंगा तो कह रहे क्या होगा, आप मेटल ले लो Zn, जैसे मैंने बोला, एसिड ले लो HCl, तो भाई ये क्या होगा, Cl उठ के यहाँ पे आएगा बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव। Zn की वैलेंसी होती है 2, Cl की होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बना ZnCl2 प्लस H2, बैलेंस कर लेंगे। तो भाई आपसे दो चीज़ें पूछी जा रही हैं यहाँ पे। एक पूछा जा रहा है मुझे बता दो क्या ऑब्जर्वेशन आई, क्या ऑब्जर्वेशन हुई, और मुझे बता दो क्या इसका रीज़न है। हाँ जी, तो ऑब्जर्वेशन क्या हुई पता है भाई, जैसे ही आप डालोगे ना इसको, जैसे ही आपने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में आपने एसिड लिया, HCl लिया, और ऊपर से ना जिंक का एक टुकड़ा डाल दिया, जिंक मेटल डाल दिया, तो डालते ही पता है क्या होगा, फिजिंग सुने, फिजिंग। हाँ जी, अब फिजिंग क्या होता है, बबल से फॉर्म होने लग जाते हैं, जैसे कि एपिफेज सुना होगा आपने, तो एकदम से ना बबल्स फॉर्म होने लग जाते हैं, क्योंकि ना जिंक डालते ही जिंक जैसे नीचे जाएगा एक ना हाइड्रोजन गैस निकालना शुरू करेगा, उससे ना बबल्स फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे जल्दी, जैसे बबल्स फॉर्म होते हैं ना, फिजिंग कहते हैं इसको, इट इज़ कॉल्ड फिजिंग, फिजिंग। ठीक है, तो फिजिंग मतलब क्या होगा, ऑब्जर्वेशन होगी क्या, तो भाई बबल्स विल फॉर्म, क्या होगी, बबल्स विल फॉर्म। अच्छा, आप बोलोगे सर बबल्स फॉर्म होगी क्यों, आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप पानी में गैस निकलेगी तो बबल्स फॉर्म होगी, यस और नो? आप सोच के देखो, अगर पानी में गैस निकलेगी तो क्या बबल्स फॉर्म होगी? ऑब्वियसली होगी। पानी में अगर आप गैस निकालोगे, अगर आप मुंह को अंदर ले जाके सांस लोगे तो बबल्स निकलेगी ना। तो मतलब अगर पानी के अंदर अगर गैस निकल रही है, कौन सी गैस निकल रही है, ये हाइड्रोजन गैस, तो बबल्स फॉर्म करेगी, ऑब्वियसली करेगी। रीज़न क्या है इसका, बिकॉज हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। तो भाई जब आपने मेटल को किससे मिलाया, एसिड से, तो वो आपसे कह रहा है मुझे बता दो, क्या बता दो, क्या बता दो, एक ऑब्जर्वेशन और उसका रीज़न। तो ऑब्जर्वेशन क्या थी, बबल्स निकली, या फिर आप इसको फिजिंग भी कह सकते हो कि फिजिंग हुई, बबल्स और हाइड्रोजन गैस निकली। ठीक है, बी पार्ट कह रहे हैं इफ द एसिड विद द डिजोल्व मेटल इज इवेपोरेटेड। अब भाई जो एसिड जो डिजोल्व मेटल था वो इवेपोरेट करवा दिया गया, क्या हमें फिर से मेटल मिलेगा? सोच के बताना, कमेंट से बताओ। चलो जल्दी से, आपने इस चीज़ को इवेपोरेट करवा दिया है ना, आपको लगा आपको मेटल मिल जाएगा, क्या मिलेगा? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो बिकॉज एसिड इज डिजोल्व इन दी सॉल्यूशन। देखो वो ये कहना चाहता है, बी पार्ट हम नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट कह रहा है कि आपने भाई Zn में HCl मिलाया और ये मिला, अभी बताया ना मैंने, ZnCl2 बना और हाइड्रोजन गैस निकली। अब वो कह रहे हैं आपने इसको इवेपोरेट करवा दो, मान लो ZnCl2 ना सॉल्यूशन फॉर्म में निकला, ठीक है, आपने क्या कराया इसको, ये लिक्विड फॉर्म में था, मतलब सॉल्यूशन नहीं, लिक्विड कहते हैं, आपने इसको इवेपोरेट करवा दिया, इवेपोरेट करवा दिया। अब वो ZnCl2 ही तो आएगा सॉलिड फॉर्म में, मेटल थोड़ी ना मिल गया, मेटल नहीं मिला,
So therefore answer will be no, the metal is dissolved in the solution. बात समझे? वो कह रहे हैं अगर वो मिलाने के बाद अगर मैं इवेपोरेशन करवा दूं, वो कह रहे हैं अगर वो एसिड विद द डिजॉल्व मेटल अगर इवेपोरेट हो जाए तो क्या मेटल फिर से मिल जाएगा? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि भाई जो मेटल है वो डिजॉल्व हो चुका है सॉल्यूशन के अंदर, समझे? अब वो मेटल नहीं रहा, अब वो मेटल सॉल्ट बन चुका है, मेटल का सॉल्यूशन बन चुका है वो, समझे? सो दिस इज द आंसर। भाई अब अगर Zn अकेला होता तो समझ आता, बट Zn है ही नहीं, वो ZnCl2 बन चुका है, मेटल सॉल्ट बन चुका है वो, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं? थर्ड कह रहे हैं इन दिस क्वेश्चन द वर्ड डिजॉल्व इज यूज विद इन कोट्स। कोट्स में सही बात है। दिस इज बिकॉज इट इज नॉट एक्चुअली एन एग्जाम्पल ऑफ डिजॉल्विंग, बट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ मेटल डिजॉल्विंग इन एन एसिड एंड शुगर डिजॉल्विंग इन वाटर। मेटल डिजॉल्विंग इन एसिड, मेटल डिजॉल्विंग इन एसिड एंड शुगर डिजॉल्विंग इन वाटर। कह रहे हैं मुझे बताओ इनमें से इन दोनों में मेन चेंज बता दो। अब देखो ये तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, ये चीज़ तो हमने 9th में ही पढ़ ली थी। क्या दिक्कत है? जब भी कोई गैस निकलेगी वो केमिकल चेंज होता है, तो ये केमिकल चेंज है। शुगर को पानी मिलाओगे तो शुगर सॉल्यूशन बनेगा, वो फिजिकल चेंज है। तो ये केमिकल चेंज हुआ, ये फिजिकल चेंज हुआ, ठीक है। मेटल प्लस एसिड क्या बनेगा? मेटल प्लस एसिड क्या बनेगा? ये बनेगा मेटल सॉल्ट। क्या बनेगा? मेटल सॉल्ट प्लस कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। और अगर आप शुगर प्लस वाटर करोगे तो क्या बनेगा? ये इट विल फॉर्म शुगर सॉल्यूशन। तो आंसर क्या लिखेंगे हम? इट इज अ केमिकल चेंज। इट इज अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज वो होता है जो इरिवर्सिबल होता है। अब आपको मेटल फिर से नहीं मिलेगा, ठीक है। और इट इज अ फिजिकल चेंज। इट इज अ फिजिकल चेंज। भाई फिजिकल चेंज हुआ ना, ये शुगर सॉल्यूशन मिला। तो ये मेन रीज़न है कि भाई बताओ क्या है। क्योंकि अगर आप मेटल को एसिड में मिलाओगे तो मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, आपको फिर से मेटल नहीं मिलेगा। दिस इज इरिवर्सिबल एंड इट कैन बी रिवर्स, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। इसको नोट करो, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि सुनीता कैरिड आउट द फॉलोइंग रिएक्शन इन द लैब। बताओ क्या कह रही है कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। शी फाउंड दैट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड इन बोथ द रिएक्शन वाज द सेम। क्या वो सच कह रही है? इज हर फाइंडिंग करेक्ट? इस चीज को जस्टिफाई कर दो। तो जस्टिफाई कर लेते, क्या दिक्कत है? हाँ जी, देखो सबसे पहले ना केमिस्ट्री आते ही जैसे ही वो रिएक्शन की बात करे तो आप भी ना सोचा मत करो कि हाँ कोई आएगा और मुझे रिएक्शन बता के जाएगा, है ना। सीधा आप रिएक्शन लिख दिया करो, टेंशन ना लिया करो, रिएक्शन लिख दो। हमने पढ़ी थी वो रिएक्शन, सोडियम कार्बोनेट, Na की वैलेंसी होती है 1, CO3 की वैलेंसी होती है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बना Na2CO3। कह रहा है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिला दो। पहला पार्ट ये कह रहा है, और दूसरा पार्ट कह रहा है वो क्या कह रहा है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो भाई Na होता है वैलेंसी 1, बाइकार्बोनेट होता है HCO3 वैलेंसी 1। क्या बना ये बना NaHCO3 को आप मिला दो HCl से, है ना। ये रहा। अब दोनों रिएक्शन बनाते हैं। देखो हमने एक बात पढ़ी थी, पता क्या पढ़ी थी? हमने ये पढ़ा था कि जो मेटल वाली चीज़ें होती है ना, मेटल को बेस पसंद है, तो ये मेटल कार्बोनेट भी बेस है। बेस और एसिड क्या देगा? सॉल्ट और वाटर। ये भी बेस है, बेस और एसिड क्या देगा? सॉल्ट और वाटर। मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, कुछ भी ले लो आप, सब कुछ बेस होता है। तो बेस और एसिड क्या देगा? सॉल्ट और वाटर। पहले हम ये पता लगाते हैं क्या वो सच कह रही है, तो रिएक्शन तो लिखे हम। तो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट मतलब क्या बनेगा? इट विल फॉर्म NaCl प्लस वाटर। सिमिलरली इट विल फॉर्म NaCl, है ना, इट विल फॉर्म NaCl प्लस वाटर। ये बात तो क्लियर है क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन होता है एसिड और बेस, एसिड और बेस, सॉल्ट और वाटर। अब लेफ्ट पे CO3 लिखा है, तो मैंने अभी बताई थी आपको कुछ टाइम पहले बात, क्या अगर लेफ्ट पे मेटल कार्बोनेट होता है तो राइट पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा एंड वाइस वर्सा। इसको नोट करके कहीं लिख लेना, कहीं पे लिख लेना भाई, बहुत काम की चीज़ है ये। अगर लेफ्ट पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो राइट पे मेटल कार्बोनेट बनेगा ही बनेगा, ठीक है।
तो मीन्स CO3 है तो CO2 बनेगा, और CO3 है यहाँ पे भी तो CO2 बनेगा। चलो हमने रिएक्शन लिख ली, पहले हम बैलेंस कर लेते हैं। Na1 ये बैलेंस है, ये रिएक्शन बैलेंस है, इसको कर लेते हैं। तो Na2 है, यहाँ पे 2 लगा दो। अच्छा Cl आपका 1 है, Cl1 है, Cl2 हो गया ना यहाँ पे, यहाँ 2 लगा दो। H आपका 2 है, H आपका 2 है, CO3 हो गया बैलेंस। अब वो पहला पार्ट पढ़ो, क्या कह रहा है वो कह रहा है क्या उसकी फाइंडिंग करेक्ट है? हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है। जस्टिफाई और आंसर, देखो दोनों में जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेम है, वो यही तो कह रही है। उसने देखा जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है दोनों केसेस में सेम ही तो मिला। अब ये मोल देख के कंफ्यूज मत होना, मोल मतलब एक पार्ट लिया, ये मोल है, दिस इज 1 मोल, दिस इज 2 मोल, समझे? ये 2 पार्ट है HCl के। तो पहले पार्ट का जो आंसर होगा, यस, हर फाइंडिंग्स आर करेक्ट एस CO2 is present in सेम क्वांटिटी। भाई दोनों में सेम ही तो मिला है, सेम क्वांटिटी में मिला है। अगर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 लिखा होता है या फिर भाई तो अलग होती बात, बट दोनों में सेम है। बी पार्ट पढ़ना, बात समझ आई? क्योंकि दोनों में CO2 सेम मिला है, यहाँ भी CO2 वही मिला है, यहाँ भी CO2 वही मिला है। सेकंड कह रहे हैं हाउ डज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट फॉर्मेशन इन केस 1 कंपेयर्ड विद द अमाउंट ऑफ सॉल्ट फॉर्मेशन इन केस 2। केस 1 में जो सॉल्ट मिला है, केस 1 में जो सॉल्ट मिला है, अब मुझे बता दो, कंपेयर कर दो केस 2 से। तो भाई केस 1 में जो सॉल्ट मिला है वो डबल मिला है, दिख भी रहा होगा आपको, 2 मोल मिला है, और यहाँ पे 1 मोल मिला है ना, कुछ है ही नहीं। यहाँ तो नहीं भी लिखोगे चलेगा। तो मतलब क्या लिखेंगे हम आंसर? आंसर क्या लिखेंगे? हाँ जी, के अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन केस 1, केस 1 डबल मिला है, इज डबल द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन केस 2। लो हो गए दोनों आंसर, इन केस 2 आंसर आ गया, बढ़िया, ठीक है, समझ आया? तो रिएक्शन आना बहुत ज़रूरी है। वैसे ना घूम फिर के एक ही बात आती है, मैं आपको बता दूं, आपके जो एसिड बेस चैप्टर है उसमें एक ही बात घूम फिर के आएगी आपको। अभी हमने किया, क्या आया? एसिड और बेस, सॉल्ट और वाटर, घूम फिर के यही बात आनी है। बाकी ये चीज़ और लिख लेना, बस आपको रिएक्शन समझ आने लग जाएगी आज से। मेटल वाली सारी चीज़ें क्या? बेस। नॉन मेटल वाली सारी चीज़ें क्या? एसिड। नॉन मेटल ऑक्साइड CO2 एसिडिक इन नेचर, ठीक है? तो इसको नोट करो। तो दिस इज द आंसर, बिल्कुल सही बात है। दोनों में पहला पार्ट था CO2 सेम क्वांटिटी में मिला है, दूसरा पार्ट था कि ये डबल मिला है और ये सिंगल मिला है, तो ये डबल है इसका, ठीक है? नोट इट डाउन। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 कह रहे हैं टू प्रिपेयर अ सैलेड ड्रेसिंग, पराग ने ऐड करा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मतलब नमक छिड़का, सोडियम क्लोराइड इन डिस्टिल्ड वाटर टू विनेगर। भाई लोग विनेगर भी डालते हैं ना, एप्पल साइडर विनेगर है ना, ACV कहते हैं जिसको। तो भाई वो कह रहे हैं उसने नमक डाला और विनेगर के साथ, विनेगर में उसमें मिला के डाला ड्रेसिंग में ना, सैलेड में ये डाला। टेस्ट के लिए लोग डालते हैं और बाकी हेल्दी भी होता है विनेगर ना, खाने से पहले। एनीवेज क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है स्टेट व्हाट चेंज विल अकर इन द फॉलोइंग, इनमें क्या चेंज हुआ बताओ? pH ऑफ विनेगर, pH पे क्या फर्क पड़ा विनेगर के? तो ध्यान से समझो मेरी बात, समझते हैं पहले ना। आंसर तो बहुत सिंपल है, इसका pH क्या होगा? ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। देखो भाई NaCl मेरा यहाँ आता है, NaCl यहाँ पे आता है, और विनेगर मेरा यहाँ आता है। विनेगर कहाँ आता है? मान लो आप, मैं 2 पे ले लेता हूँ, मान लो यहाँ विनेगर है, ठीक है? अब इसने क्या किया, इसने ना इसको इसमें मिलाया, मतलब नमक को विनेगर में मिलाया। मतलब ये नमक है ना, ये पानी की फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में, डिस्टिल्ड वाटर की फॉर्म में, मतलब इसके अंदर मिला हुआ है। तो अगर आप इसको इसमें मिलाओगे तो ऑब्वियसली इसका जो pH है वो ज़्यादा की तरफ जाएगा ना भाई, क्योंकि हम क्या करेंगे, और खट्टा तो मिला नहीं रहे हम, इसमें और एसिड तो डाल नहीं रहे। अगर एसिड डालते और तो pH यहाँ की सकता, इसमें हम सॉल्ट डाल रहे हैं जिसका pH 7 है, तो 7 का pH, इसका मतलब ये इसको यहाँ पे करना चाहता है ना। तो भाई ऑब्वियसली आपने कभी अगर ACV ट्राई किया हो, एप्पल साइडर विनेगर, तो बहुत खट्टा होता है वो, बहुत ज़्यादा, है ना, मतलब आप खा भी नहीं सकते, आप बिलीव नहीं करोगे। आप अगर आप ACV रोज़ पियोगे ना विदाउट स्ट्रॉ, तो आपके दांत भी खराब हो सकते हैं, इवन नींबू से भी होता है काम, ठीक है? एनीवेज जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कह रहे हैं
कह रहे मुझे बताओ पीएच ऑफ विनेगर में क्या फ़र्क पड़ा। तो भाई जब आप किसी भी एसिडिक चीज़ में ये न्यूट्रल मिलाओगे तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगी, इसकी जो पीएच वैल्यू है ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि विनेगर धीरे धीरे क्या होगा, कम खट्टा होना शुरू हो जाएगा, है ना। अब खुद सोच के देखो, अगर आप इतना सा छोटा सा एग्जाम्पल लो, छोड़ो इसको, यहाँ देखो, मान लो अगर आप इतने से लेमन, ये इतना सा लेमन जूस है, आपने नींबू पानी मिलाया, इतना सा निकला। अब आप दो कंडीशन है, ठीक है, 2 गिलास ले लेते हैं, इतना सा लेमन जूस है, ठीक है, दोनों में क्वांटिटी सेम है, मान लो ये भी 10 ml लिया मैंने और ये भी 10 ml लिया। अब ए बीकर में ना आप मान लो मैंने ना मिलाया 200 ml ऑफ पानी, कितना मिलाया, 200 ml, और दूसरे में मिलाया मैंने 400 ml ऑफ पानी, कितना मिलाया, 400 ml ऑफ वाटर मिलाया। भाई नींबू पानी बना रहा हूँ मैं, ठीक है, पीना है तो बता देना। तो इसमें 400 मिलाया, इसमें 200 मिलाया। अब आप मुझे बताओ, आप ही बताओ मुझे, आप मुझे बताओ कि भाई किस में ज़्यादा नींबू का टेस्ट आएगा। ऑब्वियसली ए में आएगा, बी में तो नहीं आएगा, बी में कम आएगा, बी में भी आएगा बट हल्का आएगा। ये बात आप करते हो ना, इस चीज़ से एग्री करते हो। अगर आपने 10 ml नींबू में लेमन जूस में 200 ml पानी मिला दिया और 10 ml लेमन जूस में आपने 400 ml पानी मिला दिया, तो ज़्यादा खट्टा ए होगा ना, यही तो पूछ रहा है वो, ज़्यादा खट्टा ए होगा। तो मतलब वो यही तो कह रहे हैं सेकंड पार्ट में, एसिडिटी क्या होगी विनेगर की, तो भाई इसमें जो एसिडिटी होगी धीरे धीरे कम हो जाएगी, है ना। पहले दोनों पार्ट करते हैं। पहली पार्ट करें पीएच ऑफ विनेगर, तो अगर आप इसमें मिलाओगे ये, तो इसका पीएच राइट साइड पे किसकेगा, क्योंकि है ना मैं ये वाला पीएच मिला रहा हूँ। भाई अगर आप एसिड मिलाते इसमें, मान लो अगर ये NaCl की जगह लिखा होता कि स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया, तो इसका पीएच लेफ्ट साइड पे आता। समझ आ रही है बात। तो पहले पार्ट का क्या आएगा, तो पीएच ऑफ विनेगर विल क्या होगा, इंक्रीज, पीएच ज्यादा हो जाएगा। सेकंड पार्ट, एसिडिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो ये होगा एसिडिटी ऑफ विनेगर विल। अब आप इसका बताओ, चलो छोड़ो विनेगर, नींबू पानी का बताओ। आप मुझे बताओ कि ज़्यादा एसिडिक, ज़्यादा खट्टा ए होगा बी होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा खट्टा ए होगा। तो मतलब अगर मैं नींबू या विनेगर में पानी मिला दूंगा ज़्यादा तो धीरे धीरे खट्टा कम हो जाएगा ना। तो मतलब जो एसिडिटी होगी विनेगर की वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, इट विल डिक्रीज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये सिंपल क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर आप इस विनेगर में अगर आप बेस मिलाओगे या फिर 7 pH मिलाओगे तो इसकी pH ज़्यादा जाएगा, बट अगर आप इस विनेगर में स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाओगे तो pH लेफ्ट पे भी जा सकता है। तो यहाँ पे क्या मिला रहा है, वो क्या मिला रहा है, आपका न्यूट्रल मिला रहा है, देयरफॉर pH विल इंक्रीज। और इसमें एसिडिटी जो होगी, मतलब जो खट्टापन है, जो उस विनेगर का खट्टापन, जैसे कि नींबू का खट्टापन था, पानी मिलाते ही क्या हुआ, ज़्यादा पानी मिलाऊंगा तो और खट्टा कम हो जाएगा। तो जितना पानी मिलेगा तो क्या होगा, एसिडिटी विल डिक्रीज, ठीक है। सो देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर है, इसको नोट करो। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो पहले ना एक सिचुएशन दे रखा है, उस पर क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि राजेश वॉज गिवन अ सब्सटेंस एंड आस्क्ड टू आइडेंटिफाई इट। ही कंडक्टेड 3 टेस्ट ऑन द सब्सटेंस। राजेश को ना एक चीज़ दी गई और बोला गया भाई कहना बताओ पहचानो इसको। उसने क्या किया, राजेश ने इस पे 3 टेस्ट किए। क्या किए, इस पे 3 टेस्ट किए, 3 टेस्ट, ठीक है। क्या क्या ये समझते हैं, एंड रिकॉर्ड द रिजल्ट बिलो। उसने पी किया, भाई पी टेस्ट में क्या आया, पी टेस्ट में ये आया, मतलब पी टेस्ट था एक, कह रहे पी टेस्ट था कि भाई ये रिलीज करता है CO2 H2O और CO2 H2O और एक सोडियम सॉल्ट, कोई सोडियम सॉल्ट रिलीज करता है। सोडियम सॉल्ट मतलब कुछ भी हो सकता है सोडियम सॉल्ट, भाई Na के साथ कोई आयन हो गया, मतलब कोई आयन को हम सोडियम सॉल्ट कहते हैं। Na2SO4 NaSCO3 ये कह रहा है वो, ठीक है। ये पी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया। ऑन हीटिंग विद वाटर, भाई कह रहा है इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अ सोडियम सॉल्ट ऑन हीटिंग विद वाटर। इसने इस चीज़ को जलाया होगा और ये सब निकला, सोडियम सॉल्ट निकला। क्या निकला, ये है सोडियम सॉल्ट, याद रखना। अभी इसको ज़रा आगे देखेंगे क्या कह रहा है वो। आगे कह रहा है क्यू ने क्या किया, क्यू ने इट टर्न यूनिवर्सल इंडिकेटर ग्रीनिश ब्लू, मतलब बेसिकली इसने ब्लू बना दिया। तो भाई हमें पता है एसिड क्या करता है, एसिड ब्लू टू रेड करता है, और बेस क्या करता है, बेस रेड टू ब्लू करता है। तो मतलब वो कह रहा है भाई ऑब्वियसली रेड टू ब्लू है, तभी तो ग्रीनिश ब्लू है। और याद रखना जितने भी ब्लू, डार्क, वायलेट पर जितने भी कलर है सारे राइट साइड पे होते हैं, 7 से ज़्यादा वाले, मतलब सारे बेस होते हैं।
तो मतलब ब्लू होने का मतलब क्या हुआ, ये क्या है, ये बेस है। तो जो चीज़ मिली है मुझे वो बेस है, ये बात कंफर्म करती है क्यों ना, कि वो रेड टू ब्लू बना रहा है। आर पढ़ना, इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अमोनिया एज अ रॉ मटेरियल। आर कह रहा है कि भाई ये जो सॉल्ट है, इस सॉल्ट को, इस चीज़ को हम प्रिपेयर कर सकते हैं यूजिंग अमोनिया। कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग अमोनिया। यूजिंग अमोनिया का सिंबल होता है NH3, ठीक है। अब वो मुझे कह रहा है मुझे बताओ क्या सब्सटेंस राजेश को दिया गया था। तो भाई अगर हम ध्यान से समझे इस चीज़ को कि वो जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है मुझे, पी में कह रहा है कि वो उसको जब हमने जलाया है ना, जलाया ना, कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग, जब हमने इसको जलाया तो मुझे ये सब मिला। तो भाई ये सब पता है कब मिलता है, एक बात बताओ, CO2 कब मिलता है? CO2 जब मिलता है जब लेफ्ट पे CO3 होता है। एग्री करते हो इस बात से? मैंने अभी पढ़ाई थी बात। भाई अगर लेफ्ट पे CO3 होगा तो राइट पे CO2 बनेगा, और अगर लेफ्ट पे CO2 होगा तो राइट पे CO3 बनेगा। CO3 हमेशा मेटल के साथ मिलता है। मतलब अगर मैं इस रिएक्शन को ध्यान से देखूं P को, तो मुझे राइट साइड पे क्या मिला है? राइट साइड पे मिला है CO2 H2O, और कह रहा है सोडियम सॉल्ट। सोडियम सॉल्ट, इसको ऐसे लिखूंगा फिलहाल में। तो मुझे एक बात बताओ, छोटी सी बात, अगर राइट पे CO2 मिला है तो लेफ्ट पे ये बात कंफर्म है CO3 मिला होगा। एग्री करते हो? और CO3 पे चार्ज क्या होता है? 2-, पता है ना, कार्बोनेट आयन होता है। और माइनस हमेशा याद रखना, जो कार्बोनेट आयन होता है इसके साथ हमेशा मेटल लगा होता है, क्योंकि इस पर माइनस चार्ज होता है और मेटल पे प्लस होता है। प्लस माइनस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो Na, मतलब ये जो Na मेटल है वो इसके साथ जुड़ा होगा, क्योंकि और तो कोई मेटल दिखाई नहीं दे रहा मुझे। समझ आ रही है बात? भाई राइट साइड पे और लेफ्ट साइड वाला पार्ट इक्वल होता है ना, तो राइट पे Na दिख रहा है मुझे, तो मतलब ये Na इससे मिला होगा, है ना। तो भाई ये क्या बनाया होगा, मुझे एक बात बताओ। तो Na की वैलेंसी कितनी होती है? 1। CO3 की वैलेंसी कितनी होती है? 2। क्या बना ये बना Na2CO3। बट एक सेकेंड रुक जाओ, भाई ये भी तो बन सकता है। Na की वैलेंसी होती है 1 और HCO3 बाइकार्बोनेट की वैलेंसी होती है 1, तो ये क्या बना? ये बना NaHCO3। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा कि भाई ये सॉल्ट होगा या फिर ये होगा। तो मैं आपको बताऊं, ये Na2CO3 नहीं होगा, ये NaHCO3 होगा। देखो मैं स्टेटमेंट को वेरीफाई करता हूँ। ये Na2CO3 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये रिएक्शन है ना, हमने क्लास में पढ़ी थी, जब हम NaHCO3 को हीट करते हैं, याद है रिएक्शन, जब हम NaHCO3 को हीट करते हैं तो क्या मिलता है? Na की वैलेंसी 1, CO3 की वैलेंसी 2, कट गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बनेगा ये? इट विल फॉर्म Na2CO3, और आपको पता है CO3 से CO2 निकलेगा प्लस H2O, इसको बैलेंस करेंगे 2 लिख देंगे। तो भाई जब हम इसको हीट करेंगे, रिएक्शन पढ़ी थी हमने, जैसे हम बेकिंग सोडा को या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस भाई इसमें नहीं निकलेगी, पता है? आप करके देख लो, आप Na2CO3 को हीट कर लो, Na2CO3 को जब आप हीट करोगे तो नो रिएक्शन होगा, कुछ होगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा। सो देयर फॉर वट सब्सटेंस फॉर राजेश वॉज गिवन, तो इट इज NaHCO3। इसका नाम लिख लेना, क्योंकि पेपर में ना क्या होता है, प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं एग्जाम में, तो इसका नाम लिख लेना। इसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कुछ ही बोल दो, ठीक है। बात समझ आई क्यों मिला? अच्छा देखो ये भी वेरीफाई कर रहा है, पी है जो इससे ये प्रोडक्ट मिल गए, हीट करने पे तीनों चीज़ें मिली ना, ये मिला, सोडियम सॉल्ट मिल गया। क्यू को वेरीफाई कर रही है, देखो रेड टू ब्लू, ऑब्वियसली जितने भी मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सबका नेचर बेस होता है, बेसिक होता है, और कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग NH3। चलो भाई इसको भी वेरीफाई करके दिखाऊं? बोलो तो, वैसे आंसर आ चुका है हमारा, हाँ जी। आर रिएक्शन को वेरीफाई करवाऊं? कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग NH3। आपको पता है NaCO3 की रिएक्शन याद है कैसे बनता था? हम पहले लेते थे ब्राइन, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, NaCl प्लस H2O, और वो कह रहे हैं कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग अमोनिया NH3। हम NH3 डालते थे, याद करो, और CO2, और क्या मिलता था हमें मिलता था NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज बेकिंग सोडा, और NH4Cl। लो तीनों स्टेटमेंट वेरीफाई कर गई ना, अब देख लो ये वेरीफाई कर गया, क्योंकि CO2 H2O और Na सॉल्ट मिल रहे हैं जब हम इसको हीट कर रहे हैं। अच्छा रेड टू ब्लू बना रहा है क्योंकि ये बेस है। थर्ड कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग NH3 से भी बन रही है, तो तीनों चीज़ें वेरीफाई कर गई। देयरफॉर जो राजेश यूज़ कर रहा है वो कर रहा है NaCO3 दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। बढ़िया क्वेश्चन, इसको नोट करो, हम आगे चलते हैं। इसमें शायद 1-2 क्वेश्चन और है। देखो
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मुझे बताओ गिव व्हेन यूज ऑफ द सब्सटेंस बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी मेंशन्ड इन पी एंड क्यू। भाई इसका मुझे यूज बता दो जो पी और क्यू में जो इसकी प्रॉपर्टी होगी, तो मतलब बेसिकली इसका यूज पूछा जा रहा है। तो आप मुझे बताओ बेकिंग सोडा का यूज क्या होता है, बताओ वन यूज बताना है। तो भाई ये तो है ना फायर एक्सटिंग्विशर में काम आता है, फायर एक्सटिंग्विशर में काम आता है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको बर्न करते हो तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, क्या करती है बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड से आग बुझती है ना, और ये एंटासिड में भी डाला जाता है। एंटासिड समझते हो, इनोएनॉल, तो उनमें भी होता है, क्योंकि हमारे जो पेट की एसिडिटी होती है, गैस होती है, उसको खत्म करता है। तो हमने पढ़े भी थे यूजेस, है ना। बाकी केक और ब्रेड को सॉफ्ट एंड फ्लफी बनाता है, और भी लिख सकते हैं, बट फिर वन यूज पूछा है बस, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, सेम क्वेश्चन है, देखो वही कंसेप्ट है। कह रहे राजेश लेटर रीड दैट रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सोडियम सॉल्ट फॉर्म्ड इन पी। जो मैंने पी में बनाया उसका अगर मैं क्रिस्टलाइजेशन कर दूंगा तो मुझे एक और बेसिक सॉल्ट मिल जाएगा जो कि बोरेक्स बनाने के काम आता है। मैं तभी कहता हूँ एनसीईआरटी का एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। ये बोरेक्स वर्ड बताओ कहाँ लिखा है, पता है कहाँ लिखा है, वॉशिंग सोडा में। बोरेक्स पता है क्या चीज़ होती है, बोरेक्स होता है आपका सर्फ एक्सेल, साइंस में ना बोरेक्स कहता है उसको। जितना भी सर्फ एक्सेल, टाइड, ये सब होता है ना, उसको बोरेक्स बोला जाता है। तो भाई वो कह रहे हैं बोरेक्स बनाने का काम आता है। देखो पी में क्या बना था मुझे बताओ, पी में क्या बना था, पी में बना था ये। तो पहले मैं पी की रिएक्शन लिखता हूँ, उसके बाद समझते हैं। भाई देखो पी में क्या बना था, जब हमने NaSCO3 को क्या करा था, हीट करा था, ये मिला था Na2CO3 प्लस, ये रिएक्शन है पी की, H2O प्लस CO2, इसको बैलेंस करेंगे, 2 लिखेंगे। वो कह रहा है राजेश ने पढ़ा कि जब रिक्रिस्टलाइजेशन करूंगा मैं इस सोडियम सॉल्ट को जो कि बना है पी में, जो कि बना है पी में, अगर मैं इसको क्रिस्टलाइजेशन करूंगा तो मुझे एक और सॉल्ट मिल जाएगा। अब कुछ याद आ रहा है, ये पी की रिएक्शन है, अब कुछ याद आ रहा है या नहीं आया अभी भी, वॉशिंग सोडा याद है। तो मतलब अगर मैं Na2CO3 में अगर मैं 10 मॉलिक्यूल पानी के डाल दूंगा तो ये एक बेसिक सॉल्ट बना देगा, वो बनाएगा Na2CO3 डॉट 10H2O। इसका नाम तो याद होगा, इसका नाम लिख देना, क्या नाम है इसका, इट इज़ कॉल्ड, इसको हम कहते हैं वॉशिंग सोडा, या इसका एक और नाम होता है याद है, सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम होता है इसका, सोडियम कार्बोनेट। 10 को डेका बोल दूं, 10 को डेका बोल दूं, डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। भाई ये वॉशिंग सोडा है, ये जो हमारे घरों में डोमेस्टिकली काम आता है। कह रहे आइडेंटिफाई द सॉल्ट फॉर्म्ड इन पी, भाई कर लिया आइडेंटिफाई। तो सॉल्ट का नाम क्या है, दिस इज द सॉल्ट, इट इज सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, दैट इज वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो इसको नोट करो, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, नोट इट डाउन। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 कह रहे हैं कि अदिति फाइंड्स, अदिति ने देखा कि एक मिक्सचर है एसिड और बेस का। उसने एक देखा कि क्या है, मिक्सचर है जिसमें एसिड और बेस मिले हुए हैं। डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ईदर रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। मतलब आपने इस मिक्सचर को पहले रेड लिटमस पेपर में लगाया, कोई चेंज नहीं आया, फिर ब्लू में लगाया, फिर कोई चेंज नहीं आया। अब आपसे क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे कंपेयर कर दो अमाउंट ऑफ H प्लस एंड OH माइनस इन द सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन ज़रा लैंग्वेज समझो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। वो कह रहा है मतलब ये हमारा pH स्केल होता है, ये 7 होता है, ये 0 होता है, 14 होता है। तो मतलब एक मिक्सचर है, मान लो ये हमने टेस्ट ट्यूब ली, यहाँ पे एक मिक्सचर है ये। हमने पहले क्या किया, हमने पहले ना रेड लिटमस लिया, क्या लिया, रेड लिटमस। हमने इसको रेड लिटमस डाला इसके अंदर, कोई चेंज नहीं आया। फिर हमने सेम टेस्ट ट्यूब ली, है ना, सेम सॉल्यूशन लिया, कोई चेंज नहीं आया इसके अंदर, सेम सॉल्यूशन लिया, सेम टेस्ट ट्यूब ली। अब वो कह रहा है अब हमने ब्लू लिटमस डाला, क्या डाला, ब्लू लिटमस डाला, दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई देगा शायद। अब हमने ब्लू लिटमस डाला तब भी कोई चेंज नहीं आया। तो क्वेश्चन कह रहा है मुझे बताओ इसमें H प्लस और OH माइनस कितने होंगे, इनको कंपेयर कर दो। अब आप मुझे एक बात बताओ, एक ऐसा सॉल्यूशन भाई जो ना रेड को चेंज कर पा रहा और जो ना ब्लू को चेंज कर पा रहा, तो मीन्स ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट न्यूट्रल। समझे बात भाई। ऑब्वियसली आपने वो डव साबुन की ऐड देखी है, हाँ जी भाई मेरे टाइम पे आती थी, मैं बताता हूँ क्या होता है उसमें।
वो है ना एकदम से आते हैं, हाँ जी, जैसे आते हैं ना आपके टूथपेस्ट में नमक है, वैसे ही ना वो है ना एकदम से छापा मारते हैं घर पे। और है ना एक लेडीज होती है, उसको बोलते हैं कि चलो अपने घर में जितने भी साबुन निकालो, तो वो एक साबुन निकालती है, फिर दूसरा निकालती है, फिर कोई नीम का निकालती है, फिर कोई XYZ कोई साबुन निकालती है। अब वो सबको ना टेस्ट करते हैं कि भाई इसमें कलर बदल जाता है, इसमें कलर ब्लू हो जाता है, इसमें आपका वायलेट हो जाता है, इसमें ब्लू हो जाता है, इसमें ब्लू हो जाता है। वो हैरान हो जाती है कि भाई मैं इतने सालों से जो मैं साबुन यूज़ कर रही हूँ वो सारे इतने ज़्यादा बेसिक हैं। फिर वो निकालता है अपनी पॉकेट से, ये लो डव, मतलब मैं ऐड नहीं कर रहा, वैसे आपको लगेगा मैं ऐड कर रहा हूँ। इसमें है ना नो चेंज आता, नो चेंज आता। नो चेंज आने का मतलब है कि ये ना चीज़ एसिड है ना चीज़ बेस है, तो है क्या है ये, इट इज़ न्यूट्रल। समझे? तो मतलब अगर वो रेड को ब्लू भी नहीं कर पा रहा, ना रेड टू ब्लू हो रहा, ना रेड टू ब्लू हो रहा, और ना ब्लू टू रेड हो रहा, तो भाई ये एक ही चीज़ इंडिकेट करता है, क्या? ये एक ही चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि वो है न्यूट्रल। और अगर न्यूट्रल होगा तो भाई जितना H+ होगा उतना ही तो OH- होगा, तभी तो न्यूट्रल है। यस और नो, एग्री करते हो? हाँ जी, न्यूट्रल एसिड याद है? अगर मैं NaOH में, सोडियम हाइड्रोक्साइड में HCl मिलाऊंगा तो क्या होगा? इट विल फॉर्म, हाँ जी, NaCl प्लस H2O, है ना? और ये जो सॉल्ट बनता है ये होता है आपका न्यूट्रल सॉल्ट। यस और नो? तो मीन्स भाई जब कलर चेंज नहीं होगा, ना रेड टू ब्लू ना ब्लू टू रेड, इसका मतलब ना वो एसिड है भाई। ब्लू टू रेड नहीं हुआ, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि वो एसिड नहीं है। रेड टू ब्लू नहीं हुआ, इसका मतलब वो इंडिकेट कर रहा है कि वो बेस नहीं है। तो वो है क्या? वो न्यूट्रल है, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं आ पा रहा। समझे? तो कंपेयर क्या करें, तो मतलब हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या लिखेंगे? आंसर 11 लिखते हैं, आंसर 11। तो ये लिखेंगे हम के अमाउंट ऑफ H+ and OH- in the solution is same, या हम कह सकते हैं इक्वल। रेशो भी लिखने, रेशो भी लिख देना, दैट इज 1:1। तो ये आंसर है इसका, ठीक है? क्योंकि हमें नहीं पता ना कि सॉल्यूशन क्या है, बट वो ना रेड टू ब्लू कर रहा है ना वो ब्लू टू रेड कर रहा, तो मुझे इससे इंडिकेशन हो गई कि ना वो एसिड है ना वो बेस है। तो जो चीज़ ना एसिड होती ना बेस होती है वो क्या होती है? वो न्यूट्रल होती है, ठीक है? सो नोट इट डाउन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। नोट करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना? कई बार हो सकता है कि भाई कंफ्यूज भी हो जाते हैं बच्चे इसमें। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि pH इज मेजर्ड ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 14 विद लोअर वैल्यू इंडिकेटिंग हायर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। बिल्कुल सच बात है, अगर आपको pH स्केल याद हो फिर से pH स्केल बनाना पड़ेगा हमें, फिर से pH स्केल बनाना पड़ेगा। ये 7 है ना? ये 0 है, ये 14 है। भाई 7 से लेस वाले एसिडिक बढ़ता जाता है, याद है? और 7 से ज़्यादा वाले बेसिक बढ़ते जाते हैं, याद है बात, है ना? तो वो कह रहा है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 0 से 14 के बीच में जो स्केल होता है उसको हम pH स्केल कहते हैं। जितनी कम वैल्यू होगी उतना ज़्यादा H+ होगा। यही तो मैंने बोला, जितना pH कम होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, है ना? और जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी उतना बेसिक ज़्यादा होगा। मतलब अगर हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे H+ बढ़ता चला जाएगा, और अगर हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे H+ डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है? वो यही कह रहा है, और होता भी ऐसा है। भाई जो बेस होता है उसमें क्या होता है? उसमें OH- ज़्यादा होता है और H+ कम होता है। अच्छा, बेस में भी H+ आयन होते हैं, पता है आपको? बेस में भी H+ आयन होते हैं, ठीक है? क्यों होते हैं मैं दिखाया, तो देखो स्केल दिखाऊं, एग्जैक्ट स्केल बना के दिखाऊं आपको। सो दिस इज द एग्जैक्ट स्केल, दिस इज द एग्जैक्ट स्केल। देखो अब ध्यान से चेक करो, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में इसी से कि भाई H+ क्या बेस में H+ होते हैं? ध्यान से देखो, मान लो अगर ये बेस है 13 नंबर वाला, मान लो अगर ये बेस है 13 नंबर वाला, तो भाई क्या, आप मुझे एक बात बताओ, अगर इसमें इतने OH- है, इतने अगर OH- है, तो भाई ये H+ भी तो है, तो इसको बेसिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें OH- आयन की कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। बात समझ आई? एक बार क्वेश्चन पे लौटता है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाई के 7 से जितना नीचे जाएगा उतना H+ ज़्यादा होगा, इंक्रीज करेगा, और 7 से जितना ज़्यादा जाएगा उतना H+ डिक्रीज करेगा, ये कह रहा है। और 7 को मैं कहता हूँ न्यूट्रल, ठीक है? अभी तक ये कहानी बोल रहा है पूरी
एवरी होल यूनिट इन पीएच रिप्रेजेंट अ 10-fold इंक्रीज इन और डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसका मतलब समझो, इसका मीनिंग समझो। कह रहे एवरी होल यूनिट मतलब जो भी होल नंबर होते हैं इसमें, होल नंबर समझते हो? हाँ जी, मैथ्स के होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। जो जितने भी होल नंबर है सारे के सारे वो 10 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब छोटा सा एग्जांपल लो, मतलब मान लो अगर ये 1 है, ये 2 है, तो भाई ये इंटू 10 करोगे तो ये आएगा। मतलब मान लो अगर ये तो इंटू 10 किया हमने तो ये 10 हुआ, फिर इसको इंटू 10 करो तो ये 100 हुआ। ये कह रहा है वो भाई जितने भी होल नंबर है वो 10 टाइम्स ज़्यादा है। अब आप बोलोगे सर 3 नंबर जिसका पीएच 3 है, तो 100 को इंटू 10 करो, 100 को इंटू 10 करो, 100 को इंटू 10 करोगे तो कितना आएगा? तो भाई इसमें जो क्या आएगा, डिग्री एच प्लस ज़्यादा आएगा, समझे? तो मतलब इनमें 1000 एच प्लस होंगे। मतलब कहने का मतलब ये है 10-fold इंक्रीज का मतलब ये है कि भाई अगर मान लो 0 में 10 एच प्लस है, वैसे मैंने उल्टा ले लिया ना वैसे, क्योंकि हमें ऐसे लेना चाहिए, भाई ऑब्वियसली ये पीएच ज़्यादा एच प्लस ज़्यादा थोड़ी ना होंगे, हमने उल्टा ले लिया वैसे। चलो कोई नहीं, आपको बात समझ आ गई। वो ये कहना चाहता है कि 10 टाइम्स ज़्यादा है। मैं इनके पीएच लिए हैं, मतलब वो पहले कहानी ये बोल रहा है कि मतलब मान लो अगर इसके पास 1 लाख है, 1 लाख एच प्लस है, तो यहाँ पे जो होगा वो भाई 10 टाइम मतलब क्या होगा, कम होगा, और यहाँ से ज़्यादा जाओगे 10 टाइम ज़्यादा होगा। वो ये कहना चाहता है अ पीएच ऑफ 7 इज न्यूट्रल, एवरी होल यूनिट इन पीएच रिप्रेजेंट अ 10-fold इंक्रीज इन और डिक्रीज इन एच प्लस आयन, ठीक है। अगर हम 7 से यहाँ जाएंगे तो एच प्लस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और यहाँ जाएंगे तो एच प्लस क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये बात समझ आती है? क्योंकि ये सारे बेस होते हैं, बेस में एच प्लस ज़्यादा होता है और ओ एच माइनस क्या होता है, ओ एच माइनस ज़्यादा होता है और एच प्लस कम होता है। यहाँ पे एच प्लस ज़्यादा होता है और ओ एच माइनस कम होता है। तो मतलब अगर मान लो 1 लाख है तो यहाँ पे और बढ़ते चले जाएंगे, है ना। अगर इसके बाद 1 लाख है, यहाँ पे काम करो 100 से स्टार्ट करते हैं। मान लो इसके बाद 100 है तो यहाँ पे 1000 इंटू 10 करो तो यह 1000 होगा। फिर इसका निकालना है, इसको इंटू 10 करो तो 10,000 होगा। फिर 4 का निकालना है, इसको इंटू 10 करो, हम इंटू 10 करे जा रहे हैं, ये 1 लाख होगा, ठीक है। ये कहना चाहता है वो। अच्छा मान लो अगर आपको 8 पीएच का निकालना है, 7 का 100 है, 7 का 100 है, तो आप क्या करोगे, तो आप 8 में 8 का निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको डिवाइड बाय 10 करोगे तो ये आएगा 10। इस तरह से ये बात कह रहा है वो कि इससे जहाँ जाओगे तो एच प्लस इंटू 10 होते जाएंगे और यहाँ जाओगे तो एच प्लस डिवाइड बाय 10 होते जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है आपको व्हाट वुड बी द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन जिसका पीएच 4 है कंपेयर टू द सॉल्यूशन ऑफ पीएच 8। कंपैरिजन करना है बस, ठीक है। अब मैं यहाँ बना के समझाता हूँ 4 और 8 का। जैसे मान लो ये 7 न्यूट्रल है, 0 है, ये 14 है, पीएच 8 यहाँ पे आएगा और पीएच 6 यहाँ पे आएगा, पीएच 5 यहाँ पे आएगा, पीएच 4 यहाँ पे आएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, छोटा सा एग्जांपल लो। वो कह रहे हैं बताओ कितना, अच्छा पहली बात H प्लस आयन मुझे बता दो कमेंट्स में 4 के पास ज़्यादा होंगे या 8 के पास ज़्यादा होंगे। चलिए बताओ, बी फास्ट, वीडियो को पॉज करो और बताओ। ऑब्वियसली इसके पास मोर होंगे 4 के पास, और इसके पास क्या होंगे, लेस होंगे। तो इट मीन्स वो आपसे कह रहा है मुझे कंपेयर कर दो पीएच 4 में H प्लस और पीएच 8 में। कंडीशन इसने बता दी, वो 10 टाइम चलेगा, ठीक है। तो आप एक काम करो, इसको है ना आप 10 मान लो, मैं अपने अकॉर्डिंग लेट कर रहा हूँ, मैं कुछ ही मान सकता हूँ, आप इसको 10 मान लो। तो अगर मैं यहाँ जाऊँगा, मैंने बताया ना अगर मैं लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो इंटू 10 करेंगे, और अगर हम राइट साइड पे जाएंगे तो डिवाइड बाय 10 करेंगे। बात समझ आई? यही तो मैंने बोला, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 10 मान रहा हूँ ताकि मैं इस साइड चलूँगा तो इंटू 10 करता रहूँगा। तो ये होगा 7 होगा आपका, इंटू 10 करो, ये होगा आपका 100, है ना। कितना होगा 100। फिर आप इसको निकालने के लिए इंटू 10 करो, फिर ये होगा 1000। बात समझ आती है ना। इसको आपने 10 माना, इसको आपने 1 माना, सॉरी, अच्छा 1 से लेते ना, 10 क्यों लिया मैंने, सॉरी। हम एक काम करते हैं 8 को ना 1 मान लेते हैं, क्योंकि 1 से ईजी रहेगा, क्योंकि जो 10 से फिर हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। 8 को ना आप 1 मान लो, 8 को आप 1 मान लो, कंपैरिजन ईजी हो जाएगा। नहीं तो फिर क्या होता, फिर हम डिवाइड बाय 10 करना पड़ता, उसका फ़ायदा नहीं था।
तो 7 का निकालने के लिए मैं इंटू 10 करूँ, तो 7 का जो pH मतलब H+ होंगे वो 10 होंगे। 6 का निकालने के लिए मैं फिर से इंटू 10 करूँ तो ये होंगे 100। 5 का निकालने के लिए मैं फिर से इंटू 10 करूँ तो ये होंगे 1000। 4 का निकालने के लिए मैं फिर से इंटू 10 करूँ, 1000 इंटू 10 कितना हो गया 10,000। तो मीन्स कंपैरिजन हो गया ना इजी। बट अगर मैं यहाँ पे 10 लेके चलता, मैंने यहाँ पे 1 माना है, अगर यार 10 लेके चलता तो यहाँ पे 1 लाख आता, फिर डिवाइड बाई 10 करना पड़ता, फिर आप और कंफ्यूज होते हैं। मैंने ईजी कर दिया, मैंने इसको 1 मान लिया, मैंने 1 लेट किया है भाई, ये कहीं पे गिवन नहीं है, मैंने 1 माना है। आप चाहो तो कुछ और मान लो, अब 100 मान के करो तभी वही आएगा, या 100 होगा या 1000 होगा या 10,000 होगा या 1 लाख होगा या 10 लाख होगा। तो 10 लाख और 100 में फिर से बात वही आएगी, 4 जीरो की वो आएगी, है ना। तो मीन्स अब वो कह रहा है मुझे कंपेयर कर दो, कर दिया कंपेयर। जो pH 8 है उसमें 1 है और जो pH 4 है उसमें 10,000 है। तो मैं क्या लिखूंगा, हाँ जी हाइड्रोजन आयन। इसका आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आंसर 12। क्या लिखेंगे हम कि H+ या प्रॉपर लिख लेते हैं इसी तरह, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ क्या pH 4 is 10,000 times more than pH 8। बढ़िया लेवल का क्वेश्चन, मतलब मज़ेदार क्वेश्चन। ये आंसर है, ये मैंने आपको समझा भी दिया है पूरा, ठीक है। इसको नोट करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के पूरे चांस है कि कॉम्पिटेंसी बेस देगा तो वो कंफ्यूज करेगा और यही देगा कंफ्यूज करेगा आपको, ठीक है। इसको नोट करो, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि pH इज मेजर्ड यूजिंग अ pH मीटर विच compromises a detecting unit consisting of a pH sensitive glass electrode and an indicating unit which indicate the pH as shown। देखो ध्यान से देखो, ये ना एक pH मीटर भी मिलता है मार्केट में, इससे pH रीडिंग आती है यहाँ पे। ये इंडिकेटिंग यूनिट है, यहाँ से एक निकला होता है ये ग्लास इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे इसको सोल्यूशन में डाला जाता है और यहाँ पे pH नोट किया जाता है कि उसका pH कितना है। ऐसे भी तरीका होता है, बाकी pH पेपर होता ही है हमारे पास, ठीक है। टू मेजर द pH ऑफ अ सॉल्यूशन द ग्लास इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इनटू द सॉल्यूशन एंड pH इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। तो यही तो मैंने बोला भाई, अगर आपको इसका pH पता लगाना है, तो इस इलेक्ट्रोड को आप डाल दो ग्लास में, इसका pH यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, यही कह रहा है वो। बिफोर मेजरिंग द pH ऑफ अनदर सॉल्यूशन, बट आपने मान लो सॉल्यूशन ए को आपने चेक करा, pH आया 7.3 कुछ आ रहा है, फिर यहाँ पे मान लो सॉल्यूशन बी है, वो कह रहा है यहाँ से फिर बी का चेक करने के लिए कह रहा है बिफोर मेजरिंग ग्लास इलेक्ट्रोड को साफ किया जाता है डिस्टिल्ड वाटर से। भाई इसको जब मैंने यहाँ पे डाला चेक किया, फिर ये नहीं कि यहाँ डाल देंगे, उसको पहले डिस्टिल्ड वाटर से चेक किया जाएगा। डिस्टिल्ड वाटर का जो हमारा pH होता है, आपको पता है ये न्यूट्रल होता है पानी, इसका pH 7 होता है, ठीक है। एंड ड्राइड केयरफुली विद टिश्यू पेपर, मतलब हमने क्या किया, हमने इसका pH चेक करा, उसके बाद मैंने इसको ऐसे निकाला, प्रॉपर टिश्यू से साफ करा, डिस्टिल्ड वाटर में डालकर टिश्यू साफ करा, उसके बाद इस सॉल्यूशन में डाला मैंने, बी सॉल्यूशन में, ये चेक करने के लिए कि इसका pH कितना है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन कह रहे हैं हाउ इज द pH रीडिंग ऑफ द सेकंड सॉल्यूशन लाइकली टू बी इफेक्टिव। भाई सेकंड सॉल्यूशन की रीडिंग पे क्या फर्क पड़ेगा अगर ग्लास इलेक्ट्रोड इज नॉट ड्राइड विथ टिश्यू पेपर इन द फॉलोइंग केस। बात समझ आ रही है, मतलब इसने ये इलेक्ट्रोड निकाला, ये इलेक्ट्रोड है ना अपने पास, ये इलेक्ट्रोड निकाला, इसने यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर में डाल दिया। किस में डाल दिया? डिस्टिल्ड वाटर में, मतलब इसका पानी में डाल दिया, जिसका pH कितना था, जिसका pH था 7। और वो कह रहे हैं कि इसने ना टिश्यू से साफ नहीं करा। समझ रहे हो बात? भाई जनरली क्या होता है, निकाला, जैसे मान लो ये पेन है मेरे पास, मैंने इसको ऐसे डिप करा, ऐसे निकाला, फिर डिस्टिल्ड वाटर में डाला, फिर टिश्यू लिया, टिश्यू से साफ करा, फिर यहाँ पे डाला। क्वेश्चन कह रहा है बताओ क्या होगा अगर मैं इसमें डालूं और इसको साफ ही ना करूं। साफ नहीं करना, सिर्फ इसमें डाला और उसके बाद बी में डाल दिया। पहला पार्ट कह रहा है इफ द सेकंड सॉल्यूशन बीइंग मेजर इज एसिडिक इन नेचर, तो जो सेकंड सॉल्यूशन है वो हमारा एसिडिक है नेचर में, ठीक है। मैं अब जरा यहाँ समझाता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मतलब उसने है ना कोई भी पहला सॉल्यूशन लिया होगा, हमें नहीं पता क्या है वो, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रोड डाला, इलेक्ट्रोड को निकाला, यहाँ से ये जो इलेक्ट्रोड था इसको फिर डाला कहाँ पे, कहाँ डाला, डिस्टिल्ड वाटर में, पानी में डाला, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर में डाला। डिस्टिल्ड वाटर का जो pH होता है अपने पास वो 7 होता है। अब यहाँ पे मेरे पास बी सॉल्यूशन है। पहले वो क्या करता था,
पहले ना वो टिश्यू पेपर से साफ करके करता था, बट वो सीधा निकाल के फिर इसने यहाँ डाल दिया। कह रहा है मुझे बताओ कि रीडिंग पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कि क्या हाउ इज पीएच रीडिंग ऑफ द सेकंड सॉल्यूशन लाइकली टू बी इफेक्टेड। सेकंड सॉल्यूशन की रीडिंग की पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर सेकंड सॉल्यूशन एसिडिक इन नेचर है तो। मतलब भाई वो पीएच 7 और ये एसिड है, तो बताओ इसकी रीडिंग पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या ये एग्जैक्ट रीडिंग दिखाएगा। क्वेश्चन समझे, समझ आ गया। अब उसने यहाँ से यहाँ डाला, टिश्यू पेपर से साफ ना करके यहाँ से यहाँ डाल दिया। वो कह रहा है मुझे बताओ रीडिंग पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर जो बी है वो एसिड है। तो मतलब अगर मैं इसको पीएच के लिए समझाने की कोशिश करूँ आपको, ये 7 होता है, ये 0 होता है, ये 14 होता है, तो मतलब बी एसिड है। तो आप एक काम करो, इसको मान लो, कोई 2 मान लो, तो मतलब ये हमारा बी है, ठीक है, और ये हमारा डिस्टिल्ड वाटर है, ये हमारा क्या है, ये वाटर है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब आप एसिड को डाइल्यूट करोगे, जब आप एसिड को डाइल्यूट करोगे तो आपको लगता नहीं पीएच राइट साइड पे किसकेगा, यही तो होगा। और क्या होगा, क्योंकि हम एसिड को डाइल्यूट ही तो कर रहे हैं भाई। जब एसिड में जब हम पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, इसका पीएच राइट साइड आएगा। तो इस केस में, फर्स्ट केस में क्या होगा, पीएच विल इंक्रीज, ठीक है। तो मैं आंसर लिख दूं, हाँ जी, द रीडिंग ऑफ पीएच इन सेकंड सॉल्यूशन, क्या, द रीडिंग ऑफ पीएच, द रीडिंग ऑफ पीएच इन सेकंड सॉल्यूशन, in second solution is will increase, will increase। क्यों इंक्रीज करेगी, will increase than the actual value, will increase than the actual value, ठीक है। क्यों करेगी मैंने बता दिया, क्योंकि हम एज भाई डिस्टिल्ड वाटर से निकाल के सीधा वो इसमें डाल रहे हैं। अब जैसे मान लो इसका अगर एग्जैक्ट पीएच 2 है तो वो 2 नहीं दिखाएगा, पता है आपको, वो हो सकता है 2.7 दिखाए, वो हो सकता है 3 दिखाए, बट 2 नहीं दिखाएगा। रीडिंग पे फर्क पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पहले वो टिश्यू से साफ कर रहा था, सब कुछ हटा रहा था, अब वो बिना टिश्यू हटाए सीधा काम कर रहा है। बात समझ आ गई। सेकंड पार्ट पढ़ना जरा। सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं मुझे बता दो अगर सेकंड सॉल्यूशन भाई बेसिक इन नेचर है तो मतलब अब वो एसिड की जगह बेस ले लेगा, तो आंसर भी उल्टा हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब ध्यान से देखो, अब मैं ना दूसरी सिचुएशन लेता हूँ। मान लो अगर सी है, ये सी है, और अगर आप पहले हम इन दोनों को मिला रहे थे फर्स्ट केस में, सेकंड केस में कह रहा है वो इन दोनों को मिला रहा है। और जब आप इन दोनों को मिलाओगे, जब आप बेस को डाइल्यूट करोगे, आप मेरी बात ध्यान से सुनना, जब हम बेस डाइल्यूट करेंगे तो क्या होगा, OH माइनस कम होगा और H प्लस ज़्यादा होगा। तो अगर हम इस सॉल्यूशन को और 13 नंबर को मिलाएंगे तो इसका पीएच इस साइड पे किसकेगा ना, यही तो मैं कह रहा हूँ भाई। वो बिना साफ करे रीडिंग को यहीं पे डाल रहे हो, तो मतलब अगर वो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, हाँ जी, आंसर क्या आएगा, द रीडिंग ऑफ पीएच इन सेकेंड सॉल्यूशन, इन सेकेंड सॉल्यूशन विल डिक्रीज। बात समझ आ रही है। सो दिस इज द आंसर। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, मैं सच बता रहा हूँ। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा ना, बच्चे सर पकड़ लेंगे कि भाई ये क्वेश्चन आया कहाँ से और क्वेश्चन में करना क्या है, बट एग्जैक्टली क्वेश्चन में कुछ खास है ही नहीं। बस ये छोटी सी उसने गेम खेल गया कि यहाँ पे कह दिया कि वही वो टिश्यू पेपर यूज नहीं कर रहा, नॉट ड्राइड विद टिश्यू पेपर। पूरी गेम इसी की है, टिश्यू पेपर से साफ नहीं कर रहा वो, क्योंकि उस पर उसके जो इलेक्ट्रोड है यहाँ पे पानी लगा रह गया, डिस्टिल्ड वाटर, और इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से भाई इसकी रीडिंग क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, क्योंकि हम क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे। और जब हम इसको बेस को डाइल्यूट करेंगे तो इसकी रीडिंग क्या होगी, पीएच की कम होगी। ऑब्वियसली हमने पहले ही पढ़ी थी बात, याद है ना। तो जब हम एसिड को डाइल्यूट करेंगे, लिखवा दूं, शॉर्ट में लिखवा दूं एक बात, इसको लिख लेना। जब हम एसिड को डाइल्यूट करेंगे तो पीएच मोर होगा और H प्लस लेस होगा, ठीक है, सबको लिख देते हैं, और OH माइनस मोर होगा। लो, आज के बाद कभी डाउट ही खत्म सारे। जब हम बेस को डाइल्यूट करेंगे तो पीएच क्या होगा, लेस होगा, H प्लस बता दूं, H प्लस मोर होगा और OH माइनस लेस होगा। लो, आज के बाद इसको लिख लेना, आज के बाद आपको डाउट नहीं आएगा, गारंटी है इस चीज़ की। कोई सा भी कैसा भी क्वेश्चन आ रहा है आप ये लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। सो नोट इट डाउन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन 14 कह रहा है कि दीप्ति के पास 3 फ्लास्क है कंटेनिंग डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट NaOH। कह रहा है ये फ्लास्क पे ना लेबल नहीं लगा हुआ और उसके पास कोई pH इंडिकेटर भी नहीं है। बताओ ये कोई बात हुई? ना इंडिकेटर है ना लेबल लगा हुआ है। बताओ क्या यार दीप्ति, क्या करते हो? एनीवेज, तो वो कह रहे हैं कि 3 फ्लास्क है, 3 फ्लास्क है, 3 फ्लास्क है, ठीक है। इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो। मान लो, मैं लेट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि इसमें HCl है, डाइल्यूट HCl। मान लो कि इसमें H2SO4 है और मान लो कि इसमें क्या NaOH है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना एक बारी क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल शी बी एबल टू आइडेंटिफाई जस्ट बाय मेकिंग मिक्सचर ऑफ पेयर ऑफ द सब्सटेंस। उसको सिर्फ आसपास अड़ोस पड़ोस में ना उसको मिला के देखना और कुछ नहीं करना। भाई इसको इससे मिला, इसको इससे मिला, तो बताए वो कह रहा है, पूछ रहा है कि मुझे बताओ वो क्या पहचान सकती है। अब आप ध्यान से देखो, हाँ जी आप ध्यान से देखो, अगर मैं A को B से मिलाऊं, मतलब अगर मैं एसिड को एसिड से मिलाऊं तो कुछ नहीं होगा। भाई कुछ होगा ही नहीं, HCl प्लस H2SO4, नो रिएक्शन, कुछ नहीं होगा। अब अगर मैं A को C से मिलाऊं, अब अगर मैं A को C से मिलाऊं, मतलब अगर मैं HCl को NaOH से मिलाऊं, तो आपको पता है दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सो इट विल फॉर्म NaCl प्लस H2O। एसिड और बेस गिव्स सॉल्ट और वाटर, है ना। तो मतलब अगर मैं A को C से मिलाऊंगा, A को C से, तो क्या हो जाएगा, तो ये मिक्सचर ना वार्म हो जाएगा। पता है वार्म क्यों हो जाएगा? क्योंकि भाई जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है ना एसिड के साथ, और इतने स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, तो है ना ये वार्म हो जाता है। तो हमारे टेस्ट ट्यूब इस केस में क्या हो जाएगी, वार्म। तो मैंने A को B से मिलाया, A को C से मिलाया, फिर मैं B को C से मिलाऊंगा, फिर मैं B को C से मिलाऊंगा। B को C से मिलाने का मतलब क्या है, हम H2SO4 को NaOH से मिलाएंगे। हाँ जी, एसिड और बेस क्या देगा, सॉल्ट और वाटर। Na की वैलेंसी 1, SO4 की 2, तो ये बनाएगा Na2SO4 प्लस H2O। फिर से रिएक्शन हो गई, यहाँ तो नो रिएक्शन हुई है, फिर से रिएक्शन हो गई, मतलब इस केस में भी जो मिक्सचर हुआ वो वार्म हो गया। भाई आप सोच रहे हो कि क्यों हो गया, क्योंकि एसिड अपने आप में गर्म होता है, पढ़ी थी हमने बात, याद है। तो मतलब A और C में भी गर्म हो गया और B और C में भी गर्म हो गया, ठीक है। A और B में क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों एसिड है। तो भाई मुझे पता लग गया कि इसमें NaOH है। क्यों? क्योंकि इसके साथ भी ये रिएक्ट कर रहे हैं और इसके साथ भी ये रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब ये दोनों में से, ये दोनों एसिड होंगे। मुझे नहीं पता नाम क्या है, बट मुझे ये पक्का पता है कि ये बेस है। कैसे पता लगा? क्योंकि ये इससे रिएक्ट करा और ये भी इससे रिएक्ट करा। लो, हो गई बात खत्म। समझ आया? मैं फिर से बताऊं, इनमें कोई लेबलिंग नहीं है, ये मैंने खुद लेट करे हैं, A, B और C। अब इसने इसको इससे मिलाया, रिएक्शन हो गई, गर्म हो गई बीकर, ये टेस्ट ट्यूब पे गर्म हो गई। तो मतलब भाई इसमें ऑब्वियसली अगर एसिड और बेस देगा, सॉल्ट और वाटर, गर्म होने का मतलब है कि एक चीज़ एसिड है और एक चीज़ बेस है। चलो, इसने आगे कंफर्म करने के लिए इसने इसको इससे मिलाया, फिर से रिएक्शन हो गई, मतलब ये इससे भी मिल रहा है और ये इससे भी मिल रहा है। इट मीन्स इसमें जो ये वाला पार्ट है, क्योंकि 2 एसिड थे ना, तो एक बेस था, तो मतलब ये बेस है हमारा। सो देयरफॉर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शी विल एबल टू आइडेंटिफाई जस्ट बाय मेकिंग मिक्सचर। आसपास से मिला मिलू के उसको क्या पता लगा, उसको ये पता लगा कि NaOH कैन बी आइडेंटिफाइड, NaOH कैन बी आइडेंटिफाई बाय मेकिंग मिक्सचर्स, ठीक है, बाय मेकिंग मिक्सचर्स। आगे बढ़ना है एक बारी बी पार्ट कह रहा है विच व्हाट ऑब्जर्वेशन विल हेल्प हर। भाई ऑब्जर्वेशन बतानी है बस अब तो, कि क्या ऑब्जर्वेशन उसको पता लगी जिससे ये पता लगा पाई, क्योंकि ना लेबलिंग थी ना इंडिकेटर था। तो क्या ऑब्जर्वेशन थी कि जो टेस्ट ट्यूब थी वो गर्म हो गई थी, है ना। तो आंसर क्या आएगा, हाँ जी पूरी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी आपको। तो बी पार्ट मैंने बोला कि व्हेन एन एसिड, जब एक एसिड को हम मिलाते हैं किससे, व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद वाटर, द सॉल्यूशन बिकम्स वार्म, द सॉल्यूशन बिकम वार्म, ठीक है। इसके बाद रिएक्शन में लिख देना, जैसे कि एग्जांपल ले लेना, HCl प्लस NaOH, ये क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म NaCl प्लस H2O। तो ये इंडिकेशन मिली कि जो सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा, वार्म हो गया। तो सबसे बड़ी इंडिकेशन है ये। और एंड अच्छा रिएक्शन नाम लिख देना,
When acid mixed with water, the solution become warm and it becomes salt and water, and this reaction is called, क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। सो दिस इज द एग्जैक्ट आंसर जो टीचर को चाहिए इसमें, है ना। बढ़िया क्वेश्चन है ना, तभी मैं कह रहा था, देखो इसी में से आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो हमारे पूरे क्वेश्चन खत्म होते हैं, ठीक है, इसको नोट करो। सो इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर होता है खत्म। आई होप आप सबको समझ आया होगा, और मैं सच बता रहा हूँ, इसको करके ज़रूर जाना। सीबीएसई ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है आप सबके लिए, और आपके कोई भी डाउट रह जाए तो डियर टॉपर रोहित कुमार आपके साथ हमेशा खड़ा है। इस बात को हमेशा याद रखना, कोई हो चाहे ना हो, आपको मैं 0 से 100 लेके जाने वाली कैपेसिटी रखता हूँ, और आपको लेके भी जाऊँगा। बस एक छोटा सा काम करना है आपने मेरा, पता है क्या, ट्रस्ट योरसेल्फ। अपने पे ना भरोसा करना शुरू करो आज से कि मैं कर सकता हूँ। भाई टेंशन ना लो, सबको टेंशन होती है, बट अगर हम थोड़ा छोटे छोटे स्टेप चलेंगे ना तो मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। और मंजिल हमारी 80 में से 80 है सीधा, 75 भी नहीं। जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उनको अच्छे से पता है, ठीक है। तो एनीवेज हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में लिख देना। ओके, टाटा, बाय बाय।